हाँ, करती पर रुक जाओ, अभी रुको, अभी नहीं। अरे अभी से रिकॉर्डिंग कर दी, पहले मैं उनको 5 मिनट दे रहा हूँ। ओके। सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और उनकी सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत है उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचारों को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें और आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। थैंक यू वैशु। ओके, किसी के क्वेश्चंस हैं? हूँ। जी हाँ, डिस्कशन तभी हो सकता है जब किसी के क्वेश्चन हो। लॉ ऑफ वन से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग। कुछ भी। लॉ ऑफ वन हो गया, वो चैनलिंग हो गई, किसी से कुछ भी है, रिलेटेड हाँ। आपके कोई क्वेश्चन हो किसी से। लॉ ऑफ मुझे वन पूछना है, अनंत है। हाँ जी अमन जी। मुझे सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स में एक ये डिस्कशन का पॉइंट रखना है कि सिक्स डेंसिटी के बाद में जो सर्विस टू सेल्फ वाली एंटिटी है, उसका आगे ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है लॉन्ग रन के अंदर। अगर अनंत रचेता का प्रिंसिपल सर्विस टू अदर्स पर है, तो वो कैसे कन्वर्जन में, क्या वो कन्वर्जन में जाती है, या जैसे यूनिवर्स को बोला जाता है कि इनफाइनाइट वो भी चल सकता है, तो क्या वो उसको भी मौका मिलता है कि वो सर्विस टू सेल्फ पे इनफाइनाइट टाइम तक रहे। इस पे मेरे को क्लैरिटी की जरूरत है, और इसीलिए ये पॉइंट मैं चाह रहा था कि आप सब इसको रोशनी डालें इस पे। इसका बोलूँ जवाब। मैं कुछ? हाँ हाँ, बोलो वैशु। मैं तो ओके। अमन जी, यहाँ पे जो बात आती है सर्विस टू सेल्फ के पाथ की सिक्स डेंसिटी के अंदर, तो सिक्स डेंसिटी आपकी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, आपका बहुत ही हायर वाइब्रेशन की वो है, डेंसिटी है। तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा हायर वाइब्रेशन की डेंसिटी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट आता है आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटीग्रेशन और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसका एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस। अब जैसे कि मान लो, अब टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से बताऊं कि मैं, मेरे पास आज से 10 साल पुराना कंप्यूटर है और मैं उसमें डाल रहा हूँ भाई विंडोज 11। तो क्या होगा, वो विंडोज चलेगी नहीं, हैंग मारेगी, अटकेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी इस चीज के अंदर, कुछ भी नहीं चल पाएगा, कंप्यूटर हैंग का हैंग रहेगा और यहाँ तक कि मदरबोर्ड भी क्रैश हो सकता है उस चीज का। तो होता यह है कि जैसे ही आपका जो एक सर्विस टू सेल्फ एंटिटी आपका सिक्स डेंसिटी में आता है, तो उसे रियलाइज होता है कि यार मेरा हार्डवेयर तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर को। तो उस चीज को कहते हैं स्पिरिचुअल एंट्रोपी। स्पिरिचुअल एंट्रोपी का मतलब होता है स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि एनर्जी की एफिशिएंसी होती है, कि एनर्जी फ्लो होती है आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के थ्रू, आपका पूरा स्पिरिट की एनर्जी फ्लो होती है। तो वो एनर्जी का जो आपका जो वो एनर्जी का फ्लो होता है वो काफी ज्यादा बंधक होता है, अंदर से फ्रिक्शंस काफी होती हैं, अंतर्द्वंद काफी सारे होते हैं, क्योंकि जो आपका रियलिटी का फ्रेमवर्क है वो आपका ये है कि लॉ एक है, कि भैया लॉ ऑफ वन है, कि रियलिटी पूरी एक है। अब वो सर्विस टू सेल्फ वाला एंटिटी इस अंडरस्टैंडिंग पे चलता है कि भैया सेपरेशन एग्जिस्ट करती है, मैं अलग हूँ दुनिया अलग है। तो जो एक सेपरेशन वाली अंडरस्टैंडिंग है वो क्या करती है कि वो उसके अंदर जो एक एनर्जेटिक फ्रिक्शंस बहुत सारी बना देती है, एंड इस वजह से उसे रियलाइज होता है कि यार मैं आगे बढ़ ही नहीं सक रहा, यार मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं बार बार अपने कर्मों के जाल में फंसता जा रहा हूँ, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ पोलराइज करने की, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ अनकॉन्शियसली। तो अब क्या करा जाए, सब सिंपल सा सिंपल से इसकी अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, उसे समझ आता है धीरे 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 धीरे, चाहे डायरेक्टली ना आए लेकिन वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी एफिशिएंसी अपने कैटलिस्ट प्रोसेस करके इस तरीके से इंप्रूव करता है कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाती है उसके अंदर, विजडम और लव की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाती है कि यार सब चीजें एक हैं, कि सामने वाले को मैं देख रहा हूँ, ये मेरे से अलग तो है नहीं, क्योंकि मैं कुछ करता हूँ सामने वाले के साथ वो कर्म घूम के मेरे पीछे वापस आ जाता है। तो ये अलग तो नहीं है, ये एक है। अब अगर ये एक है तो फिर मैं इसको अपने से अलग की तरह ट्रीट क्यों करूं? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जब स्टेबलाइज होती है सिक्स डेंसिटी सर्विस टू सेल्फ वाले के अंदर, एनर्जेटिकली ऑप्टिमाइज होता है, तो वो सिक्स डेंसिटी के अंदर सर्विस टू अदर्स की पोलैरिटी में आ जाता है। ओके। ओके, अब और इसमें एक किस। पार्ट है,
और तो एक मिनट इसको इसमें एक इसमें ऐड करता हूँ एक चीज। साधारण शब्दों में बताता हूँ। फिक्स डेंसिटी में पहुंचने के बाद ना, कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, मान लो मैं खुद की सेवा के रास्ते पे हूँ, फिफ्थ डेंसिटी तक तो मैं अपनी पूरी जितनी ताकत है वो लगा सकता हूँ कि भाई मैं जितना हो सके विभाजन में चैंपियन हो जाऊं, कि मेरे को विभाजन करना आना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि मेरी विभाजित सोच है, यहाँ पर ये है कि मैं कितने अच्छे तरीके से विभाजन कर सकता हूँ और जानबूझ के कर सकता हूँ। फिफ्थ डेंसिटी तक तो वो कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो सिक्स डेंसिटी में पहुंचेगा, वहां पे वो पड़ जाता है अकेला, क्योंकि वहां पर पूरे ग्रुप के साथ मिलके काम करना पड़ता है उसको। और ग्रुप के साथ मिलके काम करने में अगर वो वहां विभाजन डालने की कोशिश करेगा टेलीपैथिकली करेक्ट होने की वजह से, जैसे ही वो विभाजन डालने की कोशिश करेगा, तो जो पीछे से दूसरों की सेवा के रास्ते से चलते हुए आए होते हैं पहले ही, वो उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। और वैसे भी खुद की सेवा के रास्ते वाले की जो नंबर है वो पहले ही कम होता है। तो अगर वो वहां पहुंच भी जाएंगे ना, तो अगर मैं नंबर के बेसिस के ऊपर देखूं तो दूसरों की सेवा वाले ज्यादा होते हैं। तो वो टेलीपैथी के थ्रू वो पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ इस बात में विभाजन है। प्लस उनके पास पहले से ही रिपॉजिटरी पहले की चल रही होती है। रिपॉजिटरी मतलब आप कह लो उनके पास डाटा है पहले से ही, जिससे वो ये पता लगा लेते हैं कि इस बात के बोलने से ये विभाजन होता है या ये एकता होती है। तो वहां पर जाने के बाद वो परेशान हो जाएगा, उसको अल्टीमेटली घूम के आना ही पड़ेगा दूसरों की सेवा पर, अगर वो फिफ्थ डेंसिटी क्रॉस करके चला गया सिक्स डेंसिटी में तो। अब यहाँ से ये है, एक बार सिक्स डेंसिटी में पहुंच गया, फिर आगे कंटिन्यूटी में सिक्स मतलब दूसरों की सेवा का ही रास्ता है। फिर खुद की सेवा का रास्ता रह नहीं जाता वहां। वो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये खुद की सेवा का रास्ता फिफ्थ डेंसिटी तक लिमिटेड है, इसके आगे इंफिनिटी तक नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ ऐड करूँ रिफ्लेक्शंस में। हाँ। तो इसके इसके अंदर ये चीज रहेगी कि जैसे कि क्या होता है सिक्स डेंसिटी के अंदर जो लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन होती है उसके अंदर ये हो जाता है कि यार मैं हर किसी चीज के साथ जो कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसके साथ में एक हूँ। इसका मतलब अगर किसी और को कहीं दर्द हो रहा है तो भैया मेरे को भी वो दर्द होगा। कहीं किसी को तकलीफ होती है, जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सॉरो होते हैं यहाँ पे जो आपका कन्फेडरेशन में जो हेल्प करने जाते हैं सारे, वो इसी वजह से जाते हैं क्योंकि उन्हें दो अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग जगहों में जो जो भी तकलीफें होती हैं वो एक ही चेतना का हिस्सा होते हैं, इसलिए वो उन्हें फील होती है। तो अब जैसे कि मान लो कि भैया मेरे हाथ पे अगर कहीं चोट लग गई कि भैया सामने से मैं कहीं चलते हुए जा रहा था, किसी गाड़ी ने ठोकर मारी एंड मेरा हाथ कट गया या फिर कुछ हो गया, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ हाथ कट गया, तो मेरे को बहुत जोर की दर्द होगा। तो ये वही चीज है कि भैया सर्विस टू एक सेल्फ का एंटिटी है, उससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब सिक्स डेंसिटी की वाइब्रेशन पे जाते हैं आपका चेतना का फैलाव ही इतना हो जाता है कि आप हर चीज को लेते हुए सेंसिटिव होना स्टार्ट हो जाते हो कि कहीं तकलीफें हो रही हैं, क्या हो रहा है। अब मान लो एकदम से आपको टेलीपैथी की एबिलिटी मिल जाती है, आप ऐसा अज्यूम करो आपको एकदम से टेलीपैथी की एबिलिटी मिल जाती है एंड आपको सबके मनों की आवाज सुनाई दे रही है, कोई चिल्ला रहा है कोई कुछ कर रहा है एंड आपका सर दर्द हो जाएगा। तो आप ये चाहोगे कि आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और उसमें रहें, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें, ताकि आपके अंदर की जो आवाजें आ रही हैं इन सबके मन की ये बहुत प्यार थी शुद्ध आवाजें हैं, ताकि आप जो चीजें करना चाह रहे हो वो कर सको। तो वो एक जो माहौल है, वो एक जो वाइब्रेशन है, वो एक एक्सपीरियंस है, इस वजह से भी एक इम्पोर्टेंस हो जाती है कि सर्विस टू सेल्फ जो सिक्स डेंसिटी की वाइब्रेशन पे आता है एंटिटी, वो सर्विस टू अदर्स का बन जाता है। काफी सही इसमें बताया ये। एक क्वेश्चन है, एक क्लैरिटी और है जो मेरे मन में एकदम आई अभी। जैसे ये कहा जाता है कि आप 95% तक का चुनाव कर लो, और हमें मानते हैं कि अगर सर्विस टू सेल्फ में 95 का चुनाव हो जाए, ठीक है, अब उसको सिक्स्थ में एकदम से रियलाइज होता है कि यार मेरे से गलती हो गई, अबे ये तो मुझे चेंज करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सिस्टम क्या है कि 95 तक उसको अलाउ कर देता है कि अगर वो सर्विस टू सेल्फ में जाना तो 95% पहले अपने लिए सोचे। क्या, जैसे हम ये कहते हैं सिस्टम में कि मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं या वंडरर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए हमें मिलते हैं, तो जो ये सिस्टम बनाया गया है कि पहले आप 95% का चुनाव उसको करवा दो, जैसे जैसे वो अपने हायर सेल्फ को बोल रहा है कि मैं सर्विस टू सेल्फ करूंगा, उसको वो पाथ देते जाओ देते जाओ। और बाद में जब वो रियलाइज होता है मेरे से तो मिस्टेक हो गई, तो क्या ये काम वंडरर्स को नहीं करना चाहिए या मार्गदर्शक आत्मा को नहीं करना चाहिए कि भाई जब उसको वापस ही सब सीढ़ी रिपीट करानी ही थी तो उसको इतना आगे बढ़ाते क्यों थे? उसको पहले से क्यों नहीं समझाते थे कि भाई जो तू सर्विस टू सेल्फ चुन चुन रहा है, ये तू वापस से सर्विस टू अदर्स में ही आएगा। तो ये मुझे एक है कि क्या इसका मतलब वंडरर्स का या मार्गदर्शक आत्माओं का कोई भी हमारे को एजुकेट करने का काम नहीं है, या ये सब अपने एक हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहा है सिस्टम?
ये एक मेरे दिमाग नहीं में क्वेश्चन घूम रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जो आंसर मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे अपनी थर्ड डेंसिटी का, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, आगे का बाद में देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई इस प्लेनेट के ऊपर इतने सारे लोग हैं, जिसमें से कि जो खुद की सेवा के रास्ते पर जो चल रहे हैं भाई वो कोर है, मतलब वो जानते हैं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। तो एक वॉन्डरर के लिए ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, पहली बात तो ये कि ये जो सर्विस टू सेल्फ वाले हैं, वो पहले ही ये कैलकुलेशन करके चलते हैं कि हमें अपनी सेवा केवल 5% को देनी है, 95 को कोई सेवा नहीं देनी है, इनका सब कुछ ले लेना है। खुद की सेवा का रास्ते का मतलब यही होता है कि आप 95% को कोई सपोर्ट नहीं दोगे, बल्कि जो चीजें उनके पास है उनसे उनसे लेकर अपने पास रख लोगे, तब जाके और वो सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी 5% में, जिनके ऊपर 1% बैठे होंगे, और उन 1% के ऊपर हमारा ये जो कलाकार है जिसके बारे में हमेशा बोलता हूँ, वो बैठ के रूल करेगा इनके ऊपर। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया है नहीं। अब मैं आ जाता हूँ भाई, पूल कितना रह गया। वॉन्डरर्स के लिए जो पूल है वो रह गया केवल 95% का। इस 95% के अंदर भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि खुद की सेवा के रास्ते पे है, लेकिन उनकी पोलैरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो टॉप 5% में आ सके। अगर वो टॉप 5% में नहीं आएंगे, वो खुद की सेवा के रास्ते पर ही आगे निकलेंगे, लेकिन अब किसी और प्लेनेट के ऊपर निकलेंगे, या फिर वो मरने के बाद जो भी उनका डिसाइड करेंगे होगा, भाई यार ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं तो आया था दूसरों की सेवा के लिए, निकल गया खुद की सेवा के लिए, लेकिन वो फिर जाएगा थर्ड डेंसिटी में किसी और प्लेनेट के ऊपर, फिर भूल जाएगा। अब उसका पीछे से ये ना, ये सच बताऊं तो ये एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है कि मेमोरी में ना चीजें फीड होती रहती हैं। अब जैसा मेरा बिहेवियर यहाँ पे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, आगे भी जब मैं जन्म लूंगा ना, तो उसके रिफ्लेक्शंस रह ही जाएंगे मेरे अंदर, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं। जिसे कहते हैं ना अंश, अंश अंश रह जाएगा उसका। तो उसमें एक ये है कि झटका पड़ने के बाद या तो वो पलट जाए थर्ड डेंसिटी में, या वो ना पलटे, नहीं पलटा और इसी अंश के साथ आगे निकला, तब जाके धीरे 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 करके वो टॉप 5% में किसी और ग्रह के ऊपर आएगा। अब आपका जो ओवरऑल सवाल था आपका ये था कि यार ये वॉन्डरर्स की क्या जिम्मेदारी नहीं है एक तरीके से कि यार अगर इनको अभी बता दे कि भाई तुम जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो गलत है। ऐसा नहीं है यार, राह ने क्लियर बताया है बुक के अंदर, ये जो खुद की सेवा वाले रास्ते हैं ना उनको भी लॉ ऑफ वन आती है, बहुत अच्छी आती है उनको। मतलब हम तो जो लॉ ऑफ वन कर रहे हैं ना, हमारी लॉ ऑफ वन आसपास भी नहीं है, उनके पास तो ग्रंथ के ग्रंथ पड़े हैं लॉ ऑफ वन के, चाहे खुद की सेवा के रास्ते के पड़े हों, लेकिन उनके पास ग्रंथ पड़े हैं इसके। तो अब जब उन्होंने बचपन से सीख लिया है, वो सारा कुछ कर लिया, उनको तो आप नहीं हिला पाओगे, भूल जाओ आप। 95% के पूल में से भी आप मान के चलो कि 25% से ज्यादा, बल्कि मैं बोलूंगा आज की डेट में मुश्किल से 20% 30% रह गए होंगे, यही पूल बचा है जिसके अंदर आप खेल सकते हो। प्लेनेट का बता रहा हूँ मैं पूरा। उसमें से भी कई ऐसे हैं जो खोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि भैया क्या चल क्या रहा है। बस वो एक ही चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, जी हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इन्होंने भाई आसमान से ये कर दिया वो कर दी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ जाती है बीच में, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब ऐसे में इतने बड़े पूल के अंदर से उन लोगों को ढूंढना, ये सबसे टफ टास्क है किसी भी वॉन्डरर के लिए, रीच आउट करने के। रीच आउट तो आप बेशक आप कर लो पूरे 95%, मैं तो कह रहा हूँ 100 को ही कर लो, लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन? रेजोनेट उसी से करेगी जिसका दिल लॉ ऑफ वन को डिलीवर करने के बाद उसके दिल के अंदर उसको समझ में आ गई किसी तरीके से। दिल से आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भैया भूल जाओ। आप इसलिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अगर कोशिश की जाए रीच आउट करने के लिए ज्यादा लोगों को, उनमें से जिनको समझ में आए वो आ जाएंगे, उनमें से भी धीरे धीरे छटनी होती रहेगी। आप देख लो, आप लोग की आंखों के सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शुरुआती दौर में लॉ ऑफ वन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, कुछ को निकाल दिया गया, जो भी एक्स वाई जी जो भी रीजन है, कुछ ने खुद छोड़ दिया। करते 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 आज हम कितने रह गए हैं, मतलब एक पूल देखा जाए, अभी ये नया ग्रुप जो बना है इसमें अभी 51 लोग ऐड हुए हैं। एट मैक्स खींच खाच के 100 हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 150 हो जाएंगे। अब उन 150 में से भी हो सकता है किसी को आपकी बात समझ में आए ना आए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, तो सेपरेशन होता रहेगा। डिसइंटीग्रेशन राधे बोला है बुक के अंदर, ये एक कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन रहता ही है थर्ड डेंसिटी में। हल्का सा भी एक चीज इधर से उधर हुई तो डिसइंटीग्रेशन की वजह से तो नंबर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो जब नंबर कम होना शुरू होता है, उस बेसिस के ऊपर उन्होंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी कि एंड तक पहुंचते पहुंचते
इस बार की जो हार्वेस्ट है वो कम निकलेगी। वांडर पूरी ताकत लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हार्वेस्ट तब भी कम निकलेगी। आप 200 लोगों को या तो डंडे की नोक पे चला लो, अगर आप वो करोगे तो आप खुद की सेवा के रास्ते पे हो। अगर आप उन्हें बिल्कुल फ्री विल के अकॉर्डिंगली चल रहे हो कि भाई मैं हमारी तरफ से तो फ्री विल है भाई साहब, आपको जो करना है वो करो। अगर उसको लॉ ऑफ वन का पूरा ज्ञान नहीं है, नया नया आया है लॉ ऑफ वन, भाई साहब वो कुछ भी उल्टा सीधा कर देगा, आपको नहीं पता। एक आदमी 10 लोगों का आदमी दिमाग को प्रदूषित कर सकता है, वो इतनी एबिलिटी होती है उसमें। ये बहुत आसान है। और हम लोग क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिविटी की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिट पोल है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप मैंने आपका आंसर इस बात के अंदर ये दे दिया हो कि भाई आप एज अ सेवादार कह लो, या एज अ वॉन्डरर, या एज अ मार्गदर्शक वाली जो पुरानी रेस चली आ रही है जो बुक के अंदर गिवन है, अगर आप उस अगर आप ये अगर आपको अंदर से लगता है कि भाई मैं इसका हिस्सा हूँ, तब भी अपने अंदर ये पहली बात तो घमंड नहीं कर सकते कि भैया मैं वॉन्डरर हूँ, मैं हूँ या कुछ भी हूँ। अब गेम सबके लिए बराबर है, कोई कहीं से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अल्टीमेटली गेम घूमकर यहाँ पर ये आती है कि भाई आपको कंटिन्यूअस एफर्ट मारते चलना है, मारते चलना है, मारते चलना है। मतलब 100 होंगे, 100 में से फिर 50 रह जाएंगे। फिर आप फिर एफर्ट मारोगे, फिर 100 होंगे, फिर उसमें से 60 रह जाएंगे। फिर आप और एफर्ट मारोगे, फिर 50 नए लोग ऐड होंगे, फिर उसमें से 70 रह जाएंगे। लेकिन एंड में आप देखो कि कुछ पुराने भी टूट रहे हैं, कुछ नए भी ऐड हो रहे हैं, कुछ पुराने भी टूट रहे हैं, कुछ नए भी ऐड हो रहे हैं। तो ये गेम इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलेगी। खुद की सेवा वाले डंडे से करते हैं काम, इसलिए उनके काम हो जाते हैं आराम से। वो डर से काम करते हैं, डर आदमी को समझ में भी आता है। प्यार समझ में नहीं आता है इतना ढंग से, इतना डर समझ में आता है। तो वो कलेक्टिवली वो काम कर रहे होते हैं, और मोर ओवर उनके पास जितने रिसोर्सेज है, उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो एक वॉन्डरर के लिए तो वैसे भी ये टफ सिचुएशन है, और ये टफ सिचुएशन उनके लिए भी है कि अगर इनमें से रिटेलिएट कर गए लोग, इनके अगेंस्ट हो गए लोग, तो इनकी पोलैरिटी नीचे आने के चांसेस है। हो सकता है यही अपनी ग्रेड ना बना पाए, क्योंकि इन्होंने वो नंबर मेंटेन किया नहीं। टॉप 5% में से इनके बंदे टूट गए, तो भैया ये भी गए काम से। उसका इम्पैक्ट जाके टॉप 1% पे पड़ेगा। इसलिए वो पूरी ताकत लगाते हैं, इसलिए पूरी जान लगाते हैं, इसलिए वो बहुत जो भी एफर्ट करेंगे ना, बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से करते हैं। इसलिए आप कोई भी एक्शन देखोगे, पूरे प्लेनेट पे एक जैसा ही एक्शन चल रहा होता है, और सारे भेड़ चाल में एक ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता, हर चीज, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, हर चीज विल का हिस्सा होती है। वो अपनी विल का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी विल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आई होप मेरा थैंक यू, आंसर थोड़ा काफी समझ में। काफी क्लैरिटी मिल गई। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को आने वाले चीज में, लर्निंग में विवेक जरूर सीखना चाहिए। इसका मतलब सही कि क्या चीज हमें बिल्कुल आध्यात्मिक ले जा रही भाई, है, क्या चीज नहीं ले जा रही, जो मैं लर्निंग का एक पार्ट एग्जैक्टली समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्टली तो अगर आपने उस चीज पे वो पेशेंस नहीं रखा, तो कैन आप आई ये से समथिंग? कंटिन्यूअस एफर्ट मार नहीं पाओगे। कैन हाँ आई हाँ से प्लीज। समथिंग? ओके, मैं इसका अमन भैया, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि वॉन्डरर्स जो है, वॉन्डरर्स क्यों नहीं करते? तो सबसे पहली बात है, तो वॉन्डरर्स यहाँ पे आते तो उनकी भी तो वेल लगती है ना। यहाँ पे आके हम अपनी कैटलिस्ट प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसमें से एक बहुत कम वॉन्डरर्स होते हैं जो अपने वेल को उठा सकते हैं, जैसे जीसस ने किया था। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को ये समझाने के लिए कि प्रेम ही वो रास्ता है, आप प्रेम के रास्ते पे चल के ही क्रिएटर तक पहुंच सकते हो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इतना कि उन्होंने अपनी जान भी दे दी उसमें, मार्टिरडम उन्होंने मतलब शहीद हो गए उस कार्य में। तो ऐसे भी वॉन्डरर्स होते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे वेल ऑफ फॉरगेटिंग है, उस वजह से होता क्या है कि वी काइंड ऑफ फॉरगेट कि हम आए किस लिए हैं यहाँ पे। और अभी के डेंसिटी में इतने सारे विभाजन चल रहे हैं, उसमें नेविगेट करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, हमारे गार्डियंस या हायर सेल्फ क्यों नहीं इंटरफियर करते? पहली बात तो फ्री विल है। ओके, अब सपोज एक ऐसी एंटिटी आप ले लो, ओके, जैसे उसने अपना जो कैटलिस्ट पिछले जन्म में, सपोज उसने ये सोचा कि मुझे सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे, दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाना है। अब उसने यहाँ जन्म ले लिया। अब यहाँ जन्म लेने के बाद उसको कुछ ऐसे कैटलिस्ट मिले जिस वजह से उस वो नेगेटिवली पोलराइज होना शुरू हो गया। बट उसने कैटलिस्ट इस तरह से लगाए थे कि उसको जो उसने पहले चूज किया था उस बात पे उसको जाना है, तो कैटलिस्ट उसके उसके वैसे ही लगेंगे। तो जब भी वो नेगेटिव चीज करेगा उसको कैटलिस्ट लगेगा, जब भी नेगेटिव चीज करेगा कैटलिस्ट लगेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद, बिकॉज दैट एंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड
नेगेटिवली, तो उस वजह से वो उसका झुकाव उस तरह से बनना शुरू होता है। तो उस वक्त उसके जो गाइड्स है, वो गाइड्स अपने लेके आएगा, अपनी टीम लेके आएगा ना साथ में, तो उसकी जो टीम है, गाइडेंस सिस्टम है, वो पूरी कोशिश करेंगे उसको मैसेज पहुंचाने की। पहली बात तो वो लोग डायरेक्टली कभी कांटेक्ट नहीं करते, वो आपको साइंस के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, या फिर कोई सिग्नल्स के द्वारा आपको मैसेज करते हैं कि भाई यू आर नॉट ऑन अ राइट पाथ और यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो वो कोशिश पूरी तरह से करते हैं। लेकिन अगर सामने वाला रेडी ही नहीं है, वो ब्लाइंड हो चुका है, उसके पूरे जो भी उसके गाइड्स उसको मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो बार बार कोशिश करते हैं, बार बार उसको ब्लाइंड हो रहा है, तो इस वजह से वो चीजें जो है डॉर्मेंट हो जाती है। और कहीं पे शायद मैंने कोप चैनल में पढ़ा था कि जैसे जैसे वो नेगेटिवली पोलराइज होने लग जाता है ना, तो उसके गाइड्स भी चेंज होने लगते हैं फिर, बिकॉज वो मांग रहा है, क्योंकि उसकी कॉलिंग उस तरह की हो रही है, तो फिर वो लोग उसके गाइड बनेंगे जो जिस तरह की सर्विस वो मांग रहा है। तो जो नेगेटिव एंटिटीज है ना, दे स्टार्ट बिकमिंग हिज गाइड। वो ऐसे एंटिटीज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसने वो मांगा है, सबकॉन्शियस माइंड से बोल लो या फिर अपनी हरकतों से, अपने कर्म से, वो इस तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो वो नेगेटिव गाइड्स जो है, उनके भी होते हैं नेगेटिव गाइड्स होते हैं। कि रा ने बोला था कि जो लेफ्ट हैंड पाथ है ना, जो नेगेटिव पाथ है, वो प्रोटेक्टेड है राइट हैंड पाथ से के मुकाबले। राइट हैंड पाथ को पूरा फ्रीडम है, लेकिन लेफ्ट हैंड पाथ ना काफी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उनके, जैसे पा ने अभी बताया ना, कि उनकी जो पोलैरिटी है, उनको 95% अपनी पोलैरिटी नेगेटिव बनानी है, इसलिए वो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। और इसलिए दैट लेफ्ट हैंड पाथ या फिर जो सर्विस टू सेल्फ वाला पाथ है, वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। थर्ड, अपना हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ का भी सेम चीज है। हायर सेल्फ विल कीप गिविंग यू कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट देता रहेगा। लेकिन हायर सेल्फ भी एक पॉइंट पे आके, हायर सेल्फ पहली बात तो यूनिटी में है, वो सिक्स डेंसिटी में बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई विभाजन नहीं। आप जो इन्फॉर्मेशन मांगोगे वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर आपने एक प्लान बना के आए हो, आपने एक कैटलिस्ट का एक सिस्टम बना के आए हो कि नहीं मुझे पोलराइज पॉजिटिवली होना है, तो क्या आपके हायर सेल्फ आपको उस तरह के कैटलिस्ट देंगे। बट अगर आप नहीं चल रहे उस रास्ते पे, कहीं ना कहीं वो जो हायर सेल्फ है, वो भी आपके फ्री विल का ये करके, ऑनर करके, देन दे डोंट, बिकॉज आपने इस जन्म में एक अलग से चॉइस बना ली है, तो उस हिसाब से फिर आपको वो चीजें भी देता जाएगा, क्योंकि जो वो जहाँ पे बैठे हैं वहां पे कोई पोलैरिटी है ही नहीं ना, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। बस इतना ही बोलना था मुझे। काफी काफी समझ आ गया, काफी समझ आ गया, थैंक यू। काफी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई है। अब मैं इस चीज के ऊपर कुछ रिफ्लेक्ट करूं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे जो चीज चल रही है यहाँ पे, सबसे मेन चीज है कि किसी को लॉ ऑफ वन नहीं पता। जो आपका सर्विस टू सेल्फ है, सर्विस टू अदर्स की जो पोलैरिटी चलती है आपका थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ डेंसिटी की, यहाँ पे लॉ ऑफ वन किसी को नहीं पता। अगर किसी को लॉ ऑफ वन सच में पता होती है तो वो इन रास्तों पे चलने की सोचता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल रखता है, एक आइडियल कि भैया मेरे को लॉ ऑफ वन पे चलना है। एंड फिर वो करते 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 वो फिर लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन पे आ जाता है। उससे नीचे की वो फिर सोचेगा नहीं, अगर एक बारी किसी को लॉ ऑफ वन पता चल गई है तो। अब बात रही कि यहाँ पे जो सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ की जो पोलैरिटी के लोग जो खोए हुए हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डेंसिटी के अंदर, जो कि इस इल्यूजन में हैं और जो कि कहा जाए कि जो पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं, अब इन्हें लॉ ऑफ वन नहीं पता। जैसे कि आपका सारा जो गेंखिस खान है, आपके जो आज तक हिटलर रहा, एंड जो भी ये सारे जो नेगेटिव एंटिटीज हो गए, या फिर कोई भी पॉजिटिव एंटिटी ले लो जिन्होंने अपनी सेवा में मैं को पूरा समर्पित हुए, अगर इन्हें लॉ ऑफ वन अच्छे से पता होती तो फिर जो इन्होंने गलतियां करी अपनी पोलराइजेशन के रास्ते पे, जैसे कि जीसस हो गए, वो उस लेवल की गलतियां नहीं करते। कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस थे, कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शंस थी, इसलिए वो पूरी तरह से पोलराइज नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मेन चीज आती है पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन होता है कि रचयिता की तरफ आगे बढ़ते जाना। एंड ज्यादातर जो आइडियल्स रहते हैं रचयिता की तरफ, एकता की तरफ, वो लॉ ऑफ वन से पहले नहीं बनते। लॉ ऑफ वन से पहले की वाइब्रेशन पे जो आइडियल रहते हैं, एक तो आपका फोर्थ डेंसिटी में रहता है प्रेम का आइडियल, कि भैया मेरे को सिर्फ प्रेम करना है। पॉजिटिव वाला सोचता है मेरे को अपने आप से दूसरों से प्रेम करना है, एंड जो नेगेटिव वाला सोचता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रेम करना है। एंड फिर आपका फिफ्थ डेंसिटी विजडम में, लाइट की डेंसिटी के अंदर, आपका जो पॉजिटिव एंटिटी सोचता है कि भैया मैं ये ऐसे तरीके निकाल सकता हूँ कि मैं दूसरों की सेवा इफेक्टिवली कर पाऊँ।
एंड वो उस चीज की विजडम में घुसता है, एंड नेगेटिव वाला इस तरीके पे घुसता है कि यार मैं ऐसे कौन से तरीके निकाल सकता हूँ जिससे मैं अपनी सेवा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, एंड उस चीज की उस पे घुसता है विजडम में। एंड ये जो पोलराइजेशन होती है, आपका पोलराइजेशन 3 पैरामीटर्स पे होती है, पावर, लव और विजडम। इन तीनों के बीच का जो बैलेंस होता है वो आपको सिक्स डेंसिटी पे लेके जाता है। तो जिसको ये चीज पता है वो ये गलतियां करता ही नहीं जो कि ये पोलराइजेशन वाले करते हैं। अब इन्हें जो पोलराइजेशन की इन्हें अंडरस्टैंडिंग है नहीं, इसकी वजह से ये कंफ्यूजन बनती है सारी की सर्विस टू सेल्फ का पाथ कौन सा अच्छा है या सर्विस टू अदर्स का, मतलब वो पोलराइज नहीं कर पाते, वो फंस जाते हैं अपने कार्मिक बॉन्ड्स में, फंस जाते हैं शैडोज में, फंस जाते हैं इनफेक्टिव रस्तों पे फंस जाते हैं। तो सबसे अब बात आती है कि रास्ता अच्छा कौन सा है, कि भाई सर्विस टू सेल्फ अच्छा है या सर्विस टू अदर्स अच्छा है। तो अब जो सर्विस टू, अभी यहाँ पे अमन जी ने जो पॉइंट रखा था, जब इन्होंने सवाल रखा था कि जो सिक्स डेंसिटी पे पहुंचता है सर्विस टू सेल्फ वाला, उसे रियलाइज होता है मैंने तो गलत रास्ता चुन लिया। यहाँ पे फिर मैं यही बात कहूंगा कि गलत रास्ता नहीं है वो, गलत रास्ता नहीं है वो, पोलराइजेशन हुई उसकी सर्विस टू सेल्फ से। अगर पोलराइजेशन नहीं होती सर्विस टू सेल्फ से तो वो गलत रास्ता था। मेन चीज यहाँ पे मैटर करती है पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन का मतलब होता है चेतना की घनत्वता, कि आपने रचयिता को कितना एक्सप्लोर कर रहा है, रचयिता ने अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर रहा है। एंड सर्विस टू सेल्फ के अंदर भी ये रचयिता अपने आप को एक्सप्लोर करता है अपने आप। वो कौन रचयिता होता है वहां पे, मैं खुद होता हूँ, मैं सर्विस टू सेल्फ पे चल रहा हूँ तो। लेकिन सर्विस टू अदर्स में रचयिता की जो खोज करता है, रचयिता को अनुभव करता है, वो कहाँ पे अनुभव करता है, वो दूसरों में अनुभव करता है, रचयिता को। तो ये जो दोनों रास्तों में पोलराइजेशन होती है, एंड जहाँ पोलराइजेशन है वहां रास्ता सच है। एंड पोलराइजेशन का मतलब है कि भैया आप रचयिता के करीब जा रहे हो, कि आप रचयिता को जान पा रहे हो, रचयिता अपने आप को अनुभव कर रहा है और अपने आप को उजागर होते हुए अनुभव कर रहा है। एंड यही जो डिजाइन है रियलिटी का, जो रियलिटी बनी है, भगवान ने, क्रिएटर ने जो रियलिटी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से बनाई है कि रचयिता अपने आप को अनुभव कर सके, अपने आप को भुला दिया पहले सब कुछ, एंड फिर ये सारी रास लीला रची ताकि वो अपने आप को अनुभव कर सके। एंड जो अपने आप को फिर वो अनुभव करता है कि भैया मैं तो अनंत हूँ, लेकिन मैं अपनी अनंतता को कैसे अनुभव करूं, इसलिए एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को भुला देता हूँ, एंड फिर जब मैं अपने आप को अनंतता पहचानूंगा तब मेरे को जो आनंद आएगा, मेरे को वो आनंद लेना है। फिर वो एक आनंद की जो खोज होती है, फिर उसमें वो अपना समर्पित होता है रचयिता। तो हम सब वही रचयिता हैं, हम अपने आप को खोजने की प्रक्रिया में हैं। एंड इसमें चाहे सर्विस टू सेल्फ का रास्ता हो चाहे सर्विस टू अदर्स का रास्ता हो, मेन बात आती है कि भैया हम रचयिता का अनुभव कर रहे हैं। वो किसी भी रास्ते से हो सकता है, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग है, रियलिटी के फैब्रिक की अंडरस्टैंडिंग है, सिक्स डेंसिटी पे आके वो स्टेबलाइज होती है, वो एक इंटरनली एफिशिएंसी इसमें जनरेट होती है कि यार जब सब चीजें एक हैं तो मैं फिर सेपरेशन क्यों रख रहा हूँ। भैया मैंने कर लिया, चलो भाई रचयिता को अनुभव जिस हद तक मैं कर सकता था इस रास्ते पे वो मैंने कर लिया, लेकिन अब और आगे नहीं कर सकता। तो इस चीज को मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं, तो क्लास में दो टाइप के लोग होते हैं किसी भी क्लासरूम में। एक तो होते हैं फ्रंट बेंचर्स और एक तो होते हैं बैक बेंचर्स। फ्रंट बेंचर्स होते हैं पूरा सिलेबस पढ़ते हैं भैया, एक एक चीज पूरी अच्छे तरीके से याद समझते हैं, एंड फिर वो क्या होता है ना, क्लास में तो पार हो जाते हैं, लेकिन वो फिर वो रियल लाइफ के अंदर ना वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें रियल लाइफ स्किल्स तो होती ही नहीं है, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। एंड सर्विस टू सेल्फ वाले होते हैं ना, वो सिलेबस तो स्किप मार देंगे, उन्होंने ग्रीन रे स्किप मार दिया, डायरेक्ट ब्लू रे पे बाईपास मार के पहुंच गए, ब्लू रे इंडिगो रे अनलॉक कर दिया, लेकिन उन्होंने आपका ग्रीन रे स्किप कर दिया। लाइफ में तो उन्होंने की बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन जब एक्चुअल जॉब की बारी आती है करने में सिक्स डेंसिटी के अंदर, फिर उन्हें रियलाइज होता है अरे यार मेरे को तो ये सीखना पड़ेगा, ये तो मैंने स्किप कर दिया। तो ये वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो रास्ता कोई गलत नहीं है, पोलराइजेशन रचयिता को अपना आपको दोनों रास्तों में जानता है, बस बात ये आती है कि इफेक्टिव रास्ता कौन सा है। अब इफेक्टिव रास्ता आपका सर्विस टू अदर्स है, क्योंकि सर्विस टू अदर्स में कार्मिक अटैचमेंट्स नहीं होते, सर्विस टू अदर्स में आप पहले से ही एक इनिशियल फ्रेमवर्क पे चल रहे हो कि रियलिटी एक है, सब सब चीजें एक हैं, कि भैया कोई सेपरेशन नहीं है, कोई वो नहीं है। अब इससे होता क्या है, जब सिक्स डेंसिटी पे जो सर्विस टू सेल्फ वाला एंटिटी होता है, वो जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है अपना सर्विस टू सेल्फ से सर्विस टू अदर्स में, तो जो पोलैरिटी शिफ्ट होता है ना, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। किसी भी कैटलिस्ट को प्रोसेस करना होता है ना, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। एंड जो सर्विस टू सेल्फ की जो पोलैरिटी जो बनती है, वो बनती है कि मैं कैसे सेपरेशन बढ़ा सकूं। एंड वो सेपरेशन बढ़ाते 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 अगर सिक्स डेंसिटी तक पहुंचा है, तो उसका मान लो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, उसकी सोल के अंदर एक सेपरेशन का जो एक अमाउंट है, वो एक जो ब्लैक होल की इंटेंसिटी है, मास है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा उसका कर्मों का जाल है, जो कि उसने अभी तक अपने कर्म उसने पूरे नहीं करे, कि उसको बैठ के उसे प्रोसेस करने में मान लो बहुत ज्यादा पेन लगता है कैटलिस्ट को उसको प्रोसेस करने में। इसलिए ये बहुत इनफेक्टिव तरीका है कि वो एक आपका स्पिरिचुअल एंट्रोपी क्रिएट करता है। सो ये मेरी इसकी इसमें अंडरस्टैंडिंग थी।
तो मीन्स इसका मतलब ये है कि जो सिक्स डेंसिटी तक पहुंच जाते हैं तो उनको इतने कैटलिस्ट लगाने पड़ेंगे, या तीसरी घनत्व फिर से चुननी पड़ेगी। और जैसे पाने का कि इम्प्रेशन तो माइंड में आ ही जाता है। तो इसका मतलब वो तो अगर एक बार इस रास्ते में फंस गया, या हम कहते हैं उसने चूज कर लिया अपने आप से, तो अब अदर्स तक पहुंचने में तो उसको अनंत जन्म लग जाएंगे इसका मतलब। क्योंकि हर बार वो तीसरे में सेल्फ चुन लेगा क्योंकि उसने पहले चुना हुआ था। और विदाउट अदर्स में उसका कल्याण होना नहीं वाला। तो इसका मतलब ये एक तो एक ट्रैप जेल है कि अगर आपने एक्सपीरियंस कर भी लिया गलती से भी सो कॉल्ड, तो आप भूल ही जाओ कि कब आप अदर्स पे पहुंचोगे, इसका कोई समय ही नहीं निर्धारित किया जा सकता। जो मुझे समझ आई ये बात है पूरी। नहीं अमन जी, ये इतना मुश्किल नहीं है। देखा जाए तो देखो, अब सिक्स डेंसिटी की वाइब्रेशन ना बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। एंड वो एंटिटी की विल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो पोलराइजेशन का इकलौता मात्र है, अभी मैंने कोट भी डाला था ग्रुप में, वो इकलौता मात्र ये है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। अगर किसी किसी एंटिटी की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो सिक्स डेंसिटी तक पहुंचा है, तो कोई छोटा मोटा एंटिटी नहीं होगा। एंड अगर सिक्स डेंसिटी तक पहुंचा है एंड वो और आगे जाना चाहता है, तो उसको जितना मर्जी कर्मा हो, उसका जितना मर्जी कुछ हो, वो प्रोसेस कर लेगा। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस चीज की, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कैटलिस्ट प्रोसेस करने हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। एंड कैटलिस्ट प्रोसेस करने की क्षमता उसमें ऑलरेडी है, क्योंकि उस पर पोलराइजेशन इस लेवल की है। तो वो जो करना हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक उसके अंदर इच्छा शक्ति है। बट बात यह है, वो कैटलिस्ट जो प्रोसेस करेगा, इतने सारे जो पड़े हैं, तो वहां पे रिस्क ये आता है कि उसकी पोलराइजेशन कम हो सकती है। कि अगर वो मान लो प्रोसेस करने पे जाता है, जो आपने बोला काफी जन्म लग जाएंगे, वो टाइम तो देखो इतना तो नहीं जितना आप सोच रहे हो कि हजारों करोड़ों जन्म लग जाएंगे। लेकिन समय तो लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि कैटलिस्ट प्रोसेस करेगा, वो थोड़ी उसकी पोलराइजेशन कम होगी, फिर वो अपना कैटलिस्ट प्रोसेस करेगा, फिर वो पोलराइजेशन कम होगी, फिर वो इच्छा शक्ति बढ़ाएगा। क्योंकि इच्छा शक्ति का इम्तिहान होता है। अपनी जिंदगी में ही ले लो आप, कोई कैटलिस्ट आता है, आपकी इच्छा शक्ति अंदर से झिंझोड़ जाती है कि यार अब मैं क्या ही करूं, क्या ही मतलब है जीने का। कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट आता है तो फिर आप फिर इच्छा अच्छा मनाते हो अपनी, देखते हो कि यार मेरे आसपास कितने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, मैं कितनों के लिए जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी में क्या मकसद है, वापस अपने आप को रिओरिएंट करते हो और वापस अपनी लाइफ में चालू हो जाते हो। उसी तरीके से जो सिक्स डेंसिटी सर्विस टू सेल्फ वाला है, वो अपनी रिलाइज अपने रास्ते से भाग नहीं सकता, कोई अपने रास्ते से वो भाग ही नहीं सकता। एंड उसे वो अपना जो उसने जो अपना कर्मों का कर्जा है, कार्मिक डेप्ट है, वो उसे चुकाना पड़ेगा। एंड वो जो करना पड़ेगा वो कर लेगा। मतलब मान लो एक तरीके से शॉर्टकट हो सकता है कि आप सिक्स डेंसिटी तक पहुंच जाओ, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा आपका। मतलब वो बाईपास करके आप बिना सिलेबस के तो पहुंच गए हो, लेकिन आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। आप बिना ऑन जॉब ट्रेनिंग के आप अपना पैसा कहाँ से कमाओगे? तो वही चीज है, रचयिता को एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा, सच्चा एक्सपीरियंस वननेस का, आगे बढ़ने का, जब आप इस चीज को प्रोसेस कर पाओगे, कैटलिस्ट को, कि वी आर ऑल इज वन। एंड ये प्रोसेस करना बहुत आपका सारे डायमेंशंस पे बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि जो एक सर्विस टू सेल्फ का एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सर्विस टू अदर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सर्विस टू सेल्फ में जो पोलैरिटी होती है आपका 51-49, एंड सर्विस टू सेल्फ में जो पोलैरिटी होती है 95 और 5%। तो जो सर्विस टू सेल्फ की जो पोलैरिटी होती है ना, एक्चुअल में वो बहुत आपका मेहनत का काम होता है कि भैया अब 95% का मतलब है मैं अपनी पूरी जी जान झोंक रहा हूँ उस चीज में। मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस वर्क होता है उस चीज के अंदर कि भैया मैं एक रियलिटी के डिजाइन के एकदम विपरीत दिशा में चल रहा हूँ। एकदम विपरीत दिशा में, जैसे कि मान लो आप नदी चल रही है, एक तो ये है कि भैया हम नदी की धारा के साथ साथ चलते जाए स्मूथली एंड भैया हम अपनी नाव को चला देंगे। एंड एक ये होता है कि यार मेरे को नदी की उल्टी विपरीत की दिशा में जाके मेरे को पहाड़ी का नजारा देखना है, चाहे मैं नदी की उल्टी दिशा में नदी चलानी पड़े। तो वो एक जो रास्ता है, वो हर क्रिएटर का अपना 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 रास्ता होता है। हम सब जो क्रिएटर्स हैं, हमारा का अपना अपना रास्ता है कि यार मैं नदी की साथ से एक सेम दिशा में मैं आराम से चल के मैं अपना नीचे का नजारा देखूं जरा वादियों का, या तो मैं अपना ऊपर का नजारा देखूं पहाड़ों से। तो ये अपना अपना रास्ता है, कौन सा ले, लेकिन सारे रास्ते एक ही जगह आके मिलते हैं, रचयिता पे। बहुत सुंदर, थैंक यू ईशान जी, पा एंड सोनिया जी। काफी मुझे अब पूरी क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट की। थैंक यू। और किसी का कोई वैशाली सवाल? को कुछ बोलना था, उसका हाथ ऊपर था। हाँ, मैं वो वैशाली जी। कहना चाहती थी कि हाँ, बोलो। एक्चुअली इसमें खाली थोड़ा सा ऐड ही करना चाहती थी लास्ट में कि जो अमन भैया ने बात करी ना कि वॉन्डरर्स और मास्टर या हायर सेल्फ की जिम्मेदारी नहीं होती, तो उसमें वही था कि वेल ऑफ फॉरगेटिंग एक तो लगी हुई है थर्ड डेंसिटी में। चॉइस का प्लानिट है और फ्री विल है। अगर कोई वॉन्डरर यहाँ आके जाग भी गया तो उनको फ्री विल पता चल जाएगी, तो फ्री विल के अकॉर्डिंग उनको जितना पूछा जाएगा उतना ही वो किसी को हेल्प कर सकता है। फिर रही बात हायर सेल्फ की, तो हायर सेल्फ में कोई बायस नहीं होता।
जितना पूछोगे जितना मांगोगे वो उतना हमें माहिती देता है, मतलब हमें जो गाइड करता है वो। यही ये दो तीन चीजें मैं ऐड करना चाहती थी। ओके। थैंक यू वैशु। अगर ये कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और था, पहले किसी को और को पूछना पूछ लें, नहीं तो मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है इसके बाद। और किसी के कोई क्वेश्चंस है क्या? प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ये अर्चना जी ने जो रखा है ना मैसेज में कि हाँ, तो उससे एक खाली थॉट आया, न्यू टू वेल जो ये चर्चा चल रही थी ना, जो क्या बोलते हैं सिक्स डेंसिटी का, तो आई जस्ट हैड वन थॉट कि जो फोर्थ डेंसिटी से वेल नहीं होती है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स डेंसिटी से जल्दी, मतलब सब कुछ ओपन होता है उनके सामने, तो वो उनको एक मौका मिल जाता है जल्दी सीखने का, बहुत जन्म नहीं लगते, जैसे अमन भैया ने बोला बहुत सारे जन्म लगते हैं, ये थर्ड डेंसिटी में हो सकता है, पर अगर बाई चांस फोर्थ डेंसिटी में पहुंच जाते, मतलब उनकी अच्छी चॉइस और कुछ वजह से, तो आगे जाके तो वो जल्दी आगे पहुंच सकता है ना, अगर किसी ने ऐसी चॉइस भी करी। तो आपका ये सवाल है कि मतलब फोर्थ या फिफ्थ डेंसिटी में वेल कम होने की वजह से वो मतलब जल्दी पोलराइज होगा। हाँ, मतलब सी अमन भैया ने ऐसा हम्म। बोला कि जो सिक्स डेंसिटी में जाता है उनको तो बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, राइट, जो जिसने इस रास्ता चूज कर लिया है कि नेगेटिव का, तो वो बार बार उनको जन्म लेने ही पड़ेंगे, पर थर्ड डेंसिटी को पार करके अगर फोर्थ में चला गया उनको बहुत सारी, मतलब इतना देर नहीं लगती है, जन्म नहीं लेने पड़ते थोड़ा। जन्म तो देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब हम इस प्लेन पे जन्म समय को मान नाप रहे हैं, लेकिन सिक्स डेंसिटी पे समय आज उस तरीके से नहीं काम करता जिस तरीके से हम समझते हैं। फिफ्थ डेंसिटी हाँ पे भी वो तो समय है। उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से हम समझते हैं। फोर्थ डेंसिटी पे थोड़ा थोड़ा काम करता है जिस तरीके से हम समझते हैं, लेकिन फिफ्थ डेंसिटी पे आपका टोटल एस्ट्रल प्लेन और लाइट बॉडीज चलती है वहां पे। आपका मान लो ड्रीम वर्ल्ड जैसी रियलिटी होती है वहां पे, मैनिफेस्टेशन जो इंस्टेंटेनियस वाली जो बातें हैं फिफ्थ डेंसिटी वाली, तो वो चीजें वहां पे होती हैं। फिफ्थ डेंसिटी की रियलिटी और ज्यादा सटल होती है कि एक पूरा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है कि भैया मैं अपने साथ का जो एक पूरा ग्रुप कॉन्शियसनेस है मैं उसका पार्ट हूँ, एंड वो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही टोटल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, बहुत ही एक हल्का प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। अब भी हमारी थर्ड डेंसिटी रियलिटी जितना भारी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। अब लेकिन बात यह है कि जो एक वेल की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो थर्ड डेंसिटी की वेल सबसे ज्यादा भारी होती है, थर्ड डेंसिटी की वेल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सारा स्पेक्ट्रम होता है आपका एनर्जी रेस का वो सबसे ज्यादा हैवी होता है लोअर वालों का। कि यहाँ पे आपका रेड रे की जो रियलिटी है फिजिकल रियलिटी वो बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो जो लोअर जो रियलिटीज हैं उनकी जो एक इंटेंसिटी है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हायर पे क्या होता है इन लोअर वाइब्रेशन की जो वो होती है एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। And इससे होता है क्या है कि जो ऊपर से जो नीचे का जो चैनल का जो फ्लो होता है आपका वॉयलेट रे से आपका जो एक एक्सपीरियंस के अंदर जो एक फ्लो मिलता है वो आपका इफेक्टिव हो जाता है, यानी आप जो एक रचयिता की सच्चाई होती है वो ज्यादा अच्छे से देख पाते हो। तो वेल तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर डेंसिटी के अंदर उसकी अपनी वेल होती है। अगर वेल नहीं होगी तो कोई आगे बढ़ने का प्रोग्रेशन ही नहीं होगा। मैंने तो पूरा रचयिता को जान लिया अगर वेल नहीं है तो। अब हमारे थर्ड डेंसिटी के नजरिए से वेल नहीं है फोर्थ और फिफ्थ में, लेकिन फोर्थ डेंसिटी की अपनी अलग वेल है, फिफ्थ डेंसिटी की अपनी अलग वेल है, एंड सिक्स डेंसिटी रा के अपने खुद के अलग ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। उन्होंने खुद बोला था जब वो अपना इस अंडरस्टैंडिंग को दे रहे थे कि क्रिएशन कैसे हुई थी, कि सबसे पहले लॉ ऑफ फ्री विल आया था एंड फिर उसके बाद इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, एनर्जी से इंटेलिजेंट इन्फिनिटी बना। जब उन्होंने ये बताया तो उन्होंने ये स्पेशली बोला था कि अभी के टाइम पे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो उनकी खुद एक वेल है। तो वेल हर डेंसिटी पे रहती है, जैसे आप ऑक्टेव पार कर लो फिर अगले ऑक्टेव में फिर आपकी वेल चालू हो जाएगी, फिर उसके आप अगले ऑक्टेव पे चले जाओ। वेल का मतलब क्या है कि अब अभी के नजरिए से आगे क्या देख सकता हूँ मैं, पर्दा क्या है मेरा, पर्दा तो हर जगह है, रचयिता तो अनंत है, किसी को पता ही नहीं रचयिता कितना अनंत है। तो ये गेम तो चलते जानी है। देवव्रती का एक क्वेश्चन है, हायर सेल्फ और टोटल सेल्फ दोनों के बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। हायर सेल्फ कौन सी डेंसिटी में है होता है, और टोटल सेल्फ? हु वांट्स टू टेक दिस? हाँ। मैडम, हाँ। हायर सेल्फ सिक्स डेंसिटी के होते हैं, टोटल सेल्फ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ वन को पढ़ने के बाद वो सेवन है। बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आंसर दिया है, ज्यादा लंबा खींचा नहीं। लेस देन 42। हाँ, ओके, थैंक यू। अर्चना जी, योर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, ग्रुप में किसी ने पूछा था क्या हायर सेल्फ जो है सबके अलग अलग होते हैं
या सबके एक होते हैं? मतलब एक ही हायर सेल्फ सबका होता है। देखो जिस तरीके का रिपॉजिटरी वो लोग लेके बैठे हैं, मान लो मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ इस चीज को कि मैं सिक्स डेंसिटी से हूँ। मेरे पास आप सब लोगों की जानकारी है, सब लोगों की। मेरे पास भी है, मेरे साथ वाले के पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास है। मैं मान के चलता हूँ मैं राग कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ। तो आप सबकी जानकारी केवल मेरे पास नहीं है, सबके पास है, बराबर है। तो भाई अगर मैं अवेलेबल हूँ तो भाई मैं कर दूंगा, वो अवेलेबल है वो कर देगा, वो अवेलेबल है वो कर देगा, ऐसे। ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही सिंगल हायर सेल्फ होगा। कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसके पास ये भी रिपॉजिटरी रहेगी कि भाई इसने बंदे ने पिछली बार क्या पूछा था, तो इसका ये जवाब है। तो अगला पिछला जब सारा डेटा आपका किसी और के पास है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरा हमेशा से कहना ये है कि शायद आप लोगों को टेक्नोलॉजी के मामले में पता ना हो, लेकिन मेरे को तो पता है, मैं तो जानता हूँ टेक्नोलॉजी को। हम सबकी सब जानकारी, इनफैक्ट अभी भी जो हम जो बात कर रहे हैं, सारी जानकारी एक सिंगल रिपॉजिटरी में जाती है, वहां पे सारा डेटा रहता है। जिसका मतलब कोई है जो आपकी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा है, उसको पता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, क्या है, आपने पहले क्या किया है, आपने उस दिन फोन पे गाली किसको दी थी, आपने किससे प्रेम से बात की थी, आपने क्या किया। ये सारी जानकारी किसी के पास है, वो चाहे तो इसका कभी भी गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, वो उसके ऊपर। खुद की सेवा के रास्ते पर होगा तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, आपके विरुद्ध भी कर सकता हो सकता है, आपको धमकाने के लिए करने लग जाए। तो डिपेंड करता है ये, जो आपका सवाल था ना कि भाई हायर सेल्फ सबका वही है, सब ना सिक्स डेंसिटी वाला। लेकिन टोटल सेल्फ मतलब ये सारा डेटा जो है एक सिंगल रिपॉजिटरी में जहाँ जाएगा वो है टोटल सेल्फ आपका सेवन। वहां जाएगा। रा को भी मान लो अगर किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल सेल्फ का मतलब ये हो गया, जैसे रा कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे सोलर सिस्टम का ध्यान रखते हैं, ठीक। ऐसे 500 ग्रह हैं जो कि मिलकर इस सोलर सिस्टम का ध्यान रखते हैं। तो 500 ग्रहों की जान जो 500 ग्रहों ने जो जानकारी इकट्ठी की है, भाई वो भी तो कहीं सिंगल जगह पे स्टोर होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपस में बस बांट के बैठ गए जी, आपस की जो समझ ही नहीं आ रहा। आगे उनको अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई इस तरीके की सिचुएशन किसी और प्लेनेट पे, कहीं और इस गैलेक्सी के अंदर हुई है क्या, अगर हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन टोटल सेल्फ के पास है, वो टोटल सेल्फ इनको दे देगा, ये तुम्हें आगे फर्दर दे देंगे। इस तरीके से चलता है काम। और टोटल सेल्फ इनको देगा, फिर ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर होता बहुत तेज है, क्योंकि सारे टेलीपैथी से कनेक्टेड है। मतलब सोचा और हो गया बस। एक ने सोचा क्वेश्चन, टोटल सेल्फ ने उसको दिया, सबको दे दिया, खत्म कहानी। इतनी तेजी से होता है ये काम। जिस स्पीड से इंटरनेट ट्रैवल करता है ना, उसकी म्यू वैल्यू क्या थी, 1.5 समथिंग म्यू वैल्यू होती है उसकी। इतनी स्पीड से करता है वो। लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है फाइबर केबल के अंदर, लाइट है उसके अंदर। तो जिस स्पीड से वो चल रही होती है ना, उसी स्पीड से ये लोग आपस में वो कर रहे हैं। और जस्ट मैं, हालांकि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको खुद की सेवा वालों के रास्ते का भी बता देता हूँ। देखो कितने इंटेलिजेंट है वो, जो भी करते बता के करते, जानबूझ के करते। खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम पे हम वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं उनको क्या कहते हैं, इससे क्या नाम था यार, वो एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, मेटा डेटा नहीं, मेटावर्स, उससे कनेक्ट कर देंगे। मेटावर्स के अंदर जो डेटा जाएगा कहाँ से जाएगा, आपका हमारा हम सबका ही तो जाएगा, उनका भी होगा, सबका होगा। लेकिन अगर उन्होंने आपको नीचे कर दिया और अपने आप को ऊपर कर दिया, मतलब आपकी जानकारी उनके पास तो है, तो आप ये सोच लो कि वो अपने आप में इस प्लेनेट के भगवान हो गए। तो सोच के चलना कितनी पावरफुल तरीके से, कितनी इंटेलिजेंट तरीके से हम लोगों ने काम किया। और अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हर चीज को कंसोलिडेट करके सिंगल डायरेक्शन में लेते जा रहे हैं। डेटा को बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, मैं बोलता हूँ डेटा इज नॉट द ऑयल, डेटा इज द मशीन, डेटा इज एवरीथिंग आज की डेट में। तो आप ये सोच लो, कोई भी आपके बारे में, अगर मेरे को सारी जानकारी पता है इस ग्रुप के बारे में, मैं आपकी एक एक जानकारी जानता हूँ, एक एक जानकारी, तो आप सोचो मैं कितना पावरफुल हो गया, मैं भगवान हूँ इस वक्त। आप मुझसे, मेरे से दब के, अगर अगर मान लो मैं फेक भगवान बन के आ जाऊं, अगर आप मुझसे दब गए, दब के मान लिया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा आपको। मेरे को पता है कि तूने क्या किया था। जैसे बाबा लोग होते हैं ना, आप कभी किसी बाबा के पास जाओगे, खुद जाओगे, बाबा कहेगा अच्छा तूने उस समय पे ये किया था। बाबा आपको कैसे पता। बंदा गिर गया, एकदम से सरेंडर, एकदम से सरेंडर। वो तो से एकदम से भगवान समझ लेगा, फिर वो बाबा अपना कुछ कहानी रचेगा, फिर उसे कुछ वो बताएगा कुछ, मतलब कहानी रचनी शुरू करेगा। आ गया बेटा, एक बार आ गया बाबा के जाल में, अब नहीं निकलेगा, अब नहीं निकल सकता वो।
चाहे उस बाबा ने तुक्का ही मारा हो। और मैक्सिमम केसेस में ज्यादातर बाबा लोग जो होते हैं तुक्का ही मार रहे हो। एक मारेंगे नहीं लगा, दूसरा मारेंगे नहीं लगा, तीसरा तो लगेगा। ये लॉ कहती है, प्रोबेबिलिटी की लॉ ये कहती है कि 10 चीज करोगे, 10 में से एक तो सक्सेसफुल हो ही जाएगी। वो भी इसी पे चलते हैं, ये रूल है। तो इस पूरी गेम को अगर आप समझ के चलोगे ना, अंडरस्टैंड करके चलोगे, तब आपको समझ में आएगा कि खुद की सेवा वाले रास्ते पर और दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस के साथ साथ इनके अंदर कॉमनैलिटी क्या क्या है। तो आपको डिफरेंसेस और कॉमनैलिटी अगर दोनों पता चल गई, तब आप अपनी गेम को थोड़ा ढंग से खेल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को पता है कि मेरी जानकारी सारी। अब वहाँ है तो मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ क्या करना है, किस तरीके से वो करना है, जवाब देना है, मेरे कितने जवाब में कितना संतुलन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तब आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर पाओगे। और आपके अंदर वो खुद की सेवा रास्ता वाला भी 40, उसका भी 49% तो आपके अंदर भी होना चाहिए, वरना आप मर जाओगे। जो कि जीसस तो निकल गया बिल्कुल ही 100%। और इनफैक्ट मेरे को याद है, मैंने लॉ ऑफ वन के अंदर ही पढ़ा था। जैसे मान लो कोई भाई मेडिटेटर मेडिटेट कर करके इतना हो गया, उसने अपनी रेनबो बॉडी बनाई, निकल गया। ठीक है, वो इतना एडवांस हो गया, रेनबो बॉडी निकाली और अपना चला गया यहाँ से, और वो एकदम से टूट करके सीधा पहुंचा फिफ्थ डेंसिटी या सिक्स डेंसिटी, जो भी उसने अटेन किया अपने। आना उसको फिर दोबारा पड़ेगा थर्ड डेंसिटी, क्योंकि उसने एक एक्शन नहीं लिया यहाँ पे। थर्ड डेंसिटी एक्शन की डेंसिटी है। तुमने अपने लिए तो कर लिया, ठीक है, तो मेडिटेट करके आगे भी निकल गए, तो तुमने दूसरों की सेवा कितनी की, कैलकुलेशन तो थर्ड डेंसिटी में दूसरों की सेवा के हिसाब, दूसरों की सेवा या खुद की सेवा, इसके हिसाब से है। तो उसको भी हो सकता है एक बार को ये मान लिया जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता होता हो आगे, मान लिया जाए कि भाई ये तो एक तरीके से खुद की सेवा हो, जब तूने तो अपनी ग्रोथ तो तूने देखी, दूसरों की तो तूने सोची नहीं। और अगर अपनी सोच ली है तो 5% को कम से कम तो तेरे को देनी पड़ेगी इन पर। 5% को अगर नहीं दी, उनकी सेवा नहीं की, तो फिर तू उसमें भी नहीं जाएगा, खुद की सेवा वाले रास्ते में भी नहीं जाएगा। मतलब इतनी मेहनत करके मेडिटेशन करके आगे निकला और जाके वहां बीच में लटक गया, फिर लटक गया वो भी, फिर आएगा वो थर्ड डेंसिटी, फिर करना पड़ेगा ये। हालांकि वो थर्ड डेंसिटी में फिर पैदा ऐसी जगह पर होगा जहाँ पे वो एक, या तो कोई मॉन्क हो या कुछ हो, इस तरीके का आदमी बनेगा ताकि वो टीच ज्यादा लोगों को कर सके। ये चीज रा ने इस बुक के अंदर क्लियर की थी, तो मैं उस संदर्भ से आपको निकाल के बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन के बाद। बाकी आपका सवाल बड़ा सिंपल सा था, मैंने बड़ा सिंपल जवाब दिया। हायर सेल्फ सिक्स डेंसिटी के होता है, टोटल सेल्फ जो होते हैं सेवन डेंसिटी। मैं यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कुछ। तो यहाँ हाँ पे हाँ बिल्कुल। सबसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रीओरिएंटेशन डालना चाहूंगा कि एक अंडरस्टैंडिंग की यार जो सिक्स और सेवन डेंसिटी के कोरिलेट में मतलब जो भी चीजें हो रही हैं, ये हमारी डेंसिटी जो थर्ड डेंसिटी की है, ये कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे सबसे मेन जो गलती होती है हमसे वेल के अंडर वेल की होते हुए, वो ये है कि हम इस मोह माया में उलझ जाते हैं। एंड इस मोह माया में उलझ जाने में जो चीज होती है वो ये होती है कि हम अपने जो एक एक्शंस होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, एंड जो अपनी लाइफ का जो एक रास्ता होता है, हम उसमें इतना खो जाते हैं, अपने रिश्तों में खो जाते हैं, अपने कर्म बंधनों में खो जाते हैं कि जो एक एक्चुअल जो एक स्पिरिचुअल पाथ होता है कि जो कि हम हमारा जो मकसद है कि भी हम क्यों हैं, क्यों आए हैं हम इस धरती पे, हमारा एक मकसद है कि हम जन्म क्यों लेते हैं। एक तो मकसद ये है कि भैया हम इस धरती पे क्यों आए हैं, जो कि हम अपना मरने से पहले सोचते हैं कि भैया मतलब मरने के बाद सोचते हैं, और मतलब यहाँ पे जन्म लेने से पहले सोचते हैं कि भैया कि हमारा क्या मकसद है। और एक ये है कि हम जन्म ही क्यों लेते हैं, जीवन मृत्यु का जो चक्र है उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये रियलिटी बननी क्यों है, रचयिता ने ये बनाई क्यों है, रचयिता को जानना, इस चीज का जो एक्सप्लोरेशन। तो इस चीज में हम फंस जाते हैं कि हम इस चीज में आगे बढ़ पाते हैं, एंड हम इस माया जाल में फंस जाते हैं, मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। एंड इस मैट्रिक्स में फंसने का फिर ये होता है कि हम पोलराइज नहीं हो पाते। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि अब दुनिया में हद चीजें चल रही हैं कि भैया सर्विस टू सेल्फ वाले सारी तरफ रंजिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, एंड कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। सर्विस टू अदर्स वाले अपना आपका आत्मा बलिदान देने से नहीं बच पा रहे कि भैया अपनी सेवा नहीं करते हैं, कई बार सर्विस टू सेल्फ वाला आ जाता है सेवा, उसको भी सेवा ऐसी देते हैं कि भैया फिर वो सेवा देने लायक नहीं बचते। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो एक माप आता है कि भैया एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ मैटर करती है आपकी पोलराइजेशन कितनी है, कि आपका चेतना का फैलाव कितना है, कि आप कितने सेंसिटिव हो
अपने आप को लेते हुए एंड दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस को लेते हुए, दोनों में सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे तो आप अपनी केयर नहीं करोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे। एंड अगर ज्यादा करोगे तो फिर आप दूसरों को छोड़ के फिर अपना ही अपना करोगे। अगर आप फिर दूसरों का ज्यादा ध्यान रखोगे तो फिर आप इतना ध्यान रखोगे दूसरों का कि भैया आप फिर अपनी जरूरतें नीचे कर दोगे। आप दूसरों का कम रखोगे तो फिर क्या होगा, आप रियलिटी में नेविगेट ही नहीं कर पाओगे, साइकोपाथ बन जाओगे आप, नार्सिसिस्ट बन जाओगे, अपनी ही इर्द गिर्द दुनिया बसा लोगे। तो इसमें बैलेंस बहुत जरूरी बन जाता है कि अब मैं अपने और सेल्फ और अदर सेल्फ के साथ में बैलेंस में कैसे बनाऊं, एंड फिर उस बैलेंस के अंदर मैं अपना चेतना का अपना झुकाव वो मैं कैसा फैलाव कैसे बढ़ाऊं। एंड चेतना का फैलाव, अब इसमें जो एक सबसे मेन चीज ये आती है, चेतना का फैलाव आपकी एक सिंपल से सिंपल एक आइडियल ये आता है कि लॉ ऑफ वन, चेतना के फैलाव को समझने के लिए कि सब चीजें एक हैं। अब इस आइडियल तक पहुंचने में अब जो भी पोलैरिटीज होती हैं, थीसिस एंटीथीसिस, कि भैया एक थीसिस और एंटीथीसिस को रिकंसाइल करने में ही आपका सारा स्पिरिचुअल पाथ है। सारा स्पिरिचुअल पाथ थीसिस एंटीथीसिस को रिकंसाइल करने के अंदर है। आपका सारी जो कैटलिस्ट प्रोसेस करना आपका थीसिस और एंटीथीसिस को रिकंसाइल करना है। एंड जब एक आपके मिनट रोक कैटलिस्ट रहा हूँ, एक ये लेवल पे प्रोसेस हो एंटीथीसिस और जाएंगे। थीसिस समझाओ, मतलब ये वाला कौन सा, ये जो वर्ड बोले आपने, थीसिस हाँ जी। एंटीथीसिस, ये ये साथ थे। में समझा दो। साधारण, मैं बता देता हूँ प्लीज। तो साधारण शब्दों थीसिस में। और पाप मैं कंटिन्यू विज्ञान ये करूं बोल क्योंकि रहा है। मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो अब थीसिस और एंटीथीसिस आपका जो किसी भी चीज में पोलैरिटी होती है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक बैलेंस की बात करी थी कि सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स के बीच में एक जो बैलेंस है, अभी अब मैं अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें एक थीसिस हो जाता है, एक एंटीथीसिस हो जाता है। किसी को भी आप कोई भी नाम दे दो, थीसिस या एंटीथीसिस, मेन चीज आती है दो पोलैरिटीज होती है। अब थीसिस वो चीज है जो हमें दिखती है, थीसिस वो चीज है जो कि हमें महसूस होती है, जो हम जानते हैं। एंटीथेसिस वो होती है जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है हमें जो स्ट्राइक करता है, हमें एकदम से भैया पिंच मारा, भैया हमें लग रही है यार ये चीज कैसे होगी मेरी जिंदगी में, कि भैया मैं क्या करूं अब आपको एक नजरिया तो नजर आ रहा है कि ये चीज कैसे हुई, लेकिन ये चीज नजर नहीं आ रही कि वो चीज क्यों हुई, कहाँ से हुई, और फिर इसका आपका लाइफ में लेसन क्या है कि ये चीज हुई। क्योंकि अगर आपको लेसन आपने सीख लिया होता तो वो चीज आनी नहीं थी। तो जब आपको उसकी एंटीथेसिस पा लेते हो और थीसिस के साथ रिकंसाइल कर लेते हो, तो होता क्या है कि वो पोलैरिटी बैलेंस में आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस में आ जाते हैं, और फिर आपको उस लेसन की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, और ये होता है आपके कैटलिस्ट का प्रोसेस करना। एंड जैसे आप कैटलिस्ट का प्रोसेस करते हो, वहां आपका चेतना का विकास होता है, वहां आपका चेतना का फैलाव बढ़ता है, वहां आप रचयिता के और करीब जाते हो। एंड जहां आप रचयिता के और करीब जाते हो तो आपकी इच्छा शक्ति और मजबूत होने लग जाती है कि यार जिंदगी में तो बहुत कुछ है जीने को। फिर इससे बढ़ते बढ़ते है कि जिंदगी में क्या क्या है जीने को, यार जिंदगी में तो रचयिता ही है जीने को। रचयिता कोई जी रहा है, रचयिता ही मैं ही हूँ, रचयिता ही जी रहा हूँ, and रचयिता कोई अनुभव कर रहा हूँ, आसपास सब कुछ रचयिता है। एंड इस रास्ते पे चलते चलते अब फिर एक एक इकलौता जो एक भक्ति का झुकाव आता है रचयिता की तरफ, कि भैया एक एक अल्टीमेट विल आती है जो लॉ वन फॉलो करने में ये आती है कि भैया मेरे को तो अब भैया रचयिता को ही जानना है, और कुछ तो अब है ही नहीं दुनिया में, असली जो मिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ रचयिता है। एंड जो भी मैं करना चाहता हूँ, सब मेरे एक्शन, सब मेरे एक्सपेक्टेशन सब इसी में समर्पित है, और कुछ भी नहीं है। एंड इस चीज के रास्ते पे चलते रहते, रचयिता को अनुभव करने के चलते चलते आपकी इच्छा शक्ति, जो एक जीने की इच्छा शक्ति हो गई, जो करने की इच्छा शक्ति हो गई, ये मजबूत होते होते आप की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपके लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन पे होती है। तो ये जो रास्ता है सिक्स डेंसिटी का, जो एक हायर सेल्फ है, ये आपका सिक्स डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग का है, और ये आपका लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन का होता है। एंड जो आपका टोटल सेल्फ होता है, टोटल सेल्फ को गलत उसका टर्म है, इसका जो एक्चुअल टर्म है वो है आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी। तो जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी होता है, ये आपका सेवन डेंसिटी का होता है। तो जो जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी होता है, ये जो पाने डेफिनेशन बोली एकदम सही थी इस चीज में, कि वो एक पूरी टोटल रिपोजिटरी है, टोटलिटी है, कि भैया अब तक जो भी हुआ आपके इस जन्मों में, अगले जन्मों में, पैरेलल लाइफ के अंदर, आपको मल्टीवर्सेस के अंदर, तो ये आपका लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन से काफी ऊंची वाइब्रेशन आ जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ वन की जो सिक्स डेंसिटी और सेवन डेंसिटी, जो मैं अंतर बताऊं, तो सिक्स डेंसिटी में क्या है कि एक लॉ, जो एक सिक्स डेंसिटी का सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, आप रा को मान लो कि वो आपका सारे एक है, कि भैया वो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स एक है, एंड वो पूरा जो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है वो पूरी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के साथ एक महसूस करते हैं अपने आप को, कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर कोई वो नहीं है, सेपरेशन नहीं है। एंड फिर वो उसी रास्ते पे आगे चलते चलते सेवा करते हैं अपनी, कि भैया कि मेरा जो है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो
आत्मा है वो पूरा ब्रह्मांड है, एंड मैं इसी के ऊपर ही चल रहा हूँ कि भैया मेरे किसी और को तकलीफ हो रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, इसलिए मेरे को उधर उसको मदद करनी है, एंड फिर उस हिसाब से उनकी सेवा होती है। जैसे कि जो चैनलिंग करी थी कार्ला ने, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उस पॉइंट पे रा को जरूरत लगी वो चीज करने की। तो अब सेवन डेंसिटी में ये डिफरेंस आ जाता है कि सेवन डेंसिटी आपका समय को भी इंटीग्रेट करती है, जो आपका स्पेस टाइम और टाइम स्पेस को इंटीग्रेट कर देती है। इसका मतलब ये आ जाता है कि पैरेलल रियलिटीज, मल्टीवर्सेस, समय की धाराएं के अंदर जो आगे पीछे दाएं बाएं, एंड फिर जो जो सारी पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी की जो अल्टरनेट रियलिटीज हैं, वो लॉ ऑफ फॉरएवरनेस में आती है। एंड ये आपका सेवन डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग है कि जो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टोटलिटी है वो एक बहुत ही हायर लेवल की वीकनेस है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस चीजों पे। अब किसी के कोई रिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन है, वो बोल सकता है। हाँ, एक ये जो समझाए तो बहुत ही मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। एक जो क्वेश्चन पाने ये बताया था कि जो नेगेटिव एंटिटीज हैं ये भी अगर मल्टीवर्स से जुड़ जाएं तो ये क्या इंफॉर्मेशन देने लग जाएंगे और आपको प्रभावित करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रभावित कर भी दिया, फर्ज करो कि मैं किसी बाबा के चक्कर में आ गया, तो वो तो कुछ टाइम के लिए आऊंगा ना, मतलब मेरे को तो ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा ना कुछ दिनों में। तो अगर ये ऑटोमेटेड करेक्ट नहीं हो जाएगा कि जैसे फर्ज करो मेरी डेथ हुई, मुझे पता लगा अरे मैं तो बाबा के चक्कर में आ गया था, फिर नेक्स्ट बर्थ में मैं उसको कैटलिस्ट लगाऊंगा कि भाई मैं बाबा के चक्कर में नहीं आऊं। तो तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है जो बाबा प्रभावित कर रहे हैं ये प्रभाव करना बंद हो जाएगा। अगर नेगेटिव एंटिटी ले भी ले कि भाई तू सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, तभी तो लोग इसको इतना फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को ये विवेक तो होता ही है ना कि मेरी ग्रोथ किस चीज में हो रही है। ये मतलब एक मन में बात थी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल। पर पता है एक एक अब एक अब एक चीज है जो जो थोड़ी सी समझने की जरूरत है। अगर आप ये समझो कि उनको सेवा देनी है, ठीक, उनको 5% को सेवा देनी है, 95 को नहीं देनी, तो आप आपका कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब 95 लोग वो प्रभावित नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हो ना आप। लेकिन मैं अगर आप 95 लोगों का 95% लोगों का सब कुछ ले लूं और आपको छोड़ दूं, भैया आप खुद देख लो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। छोड़ दिया मैंने तो, अभी तक तो तुम जो भी तुम्हारी जानकारी थी वो सारी मेरे पास है। हाँ, अगर तुम मेरी तरफ आए, हम 5% की तरफ आए, हम पे आक्रमण किया, मजबूरी में करो, कैसे भी करो, हमें नहीं पता भैया, नहीं है तुम्हारे पास खाने के लिए, हमें नहीं पता इस चीज का, हमारी तरफ आए तो तुम्हारी ही जानकारी को लेकर मैं तुम्हारे विरुद्ध भी कर सकता हूँ कार्य। ये तो समझ लेना पहले। तो नेगेटिव सोचना और नेगेटिव होना, इसके लिए जो उनका जो प्रोसेस है उसको समझने की जरूरत है कि ये इतना, अगर इनको केवल 5% लोगों को सेवाएं देनी है तो 95 को करने क्या वाले हैं, ये भी तो सोचो। मैं आज की डेट में ये मान के चलता हूँ, एक सिनेरियो सोच के चलो, बड़ा भयानक है, मैं हमेशा वर्क भी सोचता हूँ, अच्छा भी। 95% लोगों के पास खाने पीने को बचा ही नहीं, कुछ जमीनें भी छिन गई, सब कुछ छिन गया, कहाँ जाएंगे ये, किसके पास जाएंगे? ये अटैक करने जाएंगे फिर 5%, उसके लिए वो पहले तैयारी करके रखते हैं, आ जाओ हमारे पास तो सारी जानकारी है, हमें पता है कि अगर तुम हम पे अटैक करने आओगे ना, हम उस लेवल तक जाके तुम्हें विभाजित कर देंगे उसके अंदर, कि जहां पे तुम अटैक करने तो हमें आओगे लेकिन तुम आपस में एक दूसरे को मारोगे। आप ये देख लो, किसी को भी विभाजित करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, विभाजन के तरीके भी मेरे को पता है किस तरीके के होते हैं। किसी भी व्यक्ति को विभाजन अगर करना है, उसको उसके दिमाग में विभाजन डालना है, तो आप कुछ स्पेशल चीज नहीं डाल सकते उसके दिमाग में जो उसे पता है ना। जैसे कि मान लो, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, कोई बंदा ये कहता है भाई मैं इस जाति का हूँ, फलानी जाति, उसको लगता है कि वो उस जाति का, उसको नहीं पता कि वो अनंत रचयिता है। और अभी वो बात चल रही थी ना कि भाई हम यहाँ क्या कार्य करने के लिए आए हैं, कार्य एक ही यही है, रचयिता के बारे में, लॉ के बारे में दूसरों को बता दो और उनको ये बता दो भैया अब आगे क्या करना है खुद कर लो। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा उसी पॉइंट पे वापस, कि भाई उसको ये पता है कि भाई मेरी जाति ये है, वो ये सोच के बैठा हुआ है जी मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इसका हूँ, इसका हूँ। और उसके भी फर्दर इतने इतने डिवीजन हो रखे हैं, फिर अल्टीमेटली एक डिवीजन आ जाए तुम्हारा इकोनॉमी बेस्ड, यानी पैसे पैसे के बेस्ड। तो सोच लो, मैं मतलब मैं अगर सारी जब तारे ही मेरे हाथ में हो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ भाई, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, आप अभी अभी आप सर्विस टू सेल्फ वाले पॉइंट पे अभी आप समझे नहीं हो उनको, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल रखे हैं यार ये चीज है, ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वो सब नहीं बोल रहा हूँ।
अगर वो तुमको कुछ बता के कर रहे हैं तो जानबूझ के बता के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो बताया था, इग्नोरेंस मोड में ये थे, हमारी गलती नहीं है इसके अंदर, हमने सब बताया था इनको। इन्होंने तो ये भी बोल रखा है कि भैया हम क्या कहते हैं बाई 2030 हम लोग सिंगुलैरिटी में आ जाएंगे। सिंगुलैरिटी का मतलब ये हो गया हम अपने 5% को लेके इनको अपनी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके हम उस टेक्नोलॉजी में लीड करेंगे, हम लोग ऊपर बैठ जाएंगे और हम इन्हें वहां से मॉनिटर करेंगे। और टेक्नोलॉजी की एक खास बात और बताऊँ आपको, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। हमें भूख लगती है ना, जो भूख, वो एक माइंड के अंदर केमिकल रिलीज होता है, उसकी वजह से हमें भूख लगती है। उसी केमिकल को टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं सप्रेस कर सकता हूँ कि भूख ही नहीं लगेगी। और आप ये सोचोगे फिर तो शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो वाले केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे दिमाग में से जो बॉडी को रन करते हैं। खाने की आवश्यकता और ये सारी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है, जबकि होता सब कुछ दिमाग के अंदर है, हर चीज दिमाग के अंदर अवेलेबल है। तो इसको अगर आप ओवरऑल समझ के चलोगे ना, तो आपको उनको भी समझना है, आपको दूसरों की सेवा करा सकते हो। दूसरों की सेवा कराना बहुत टफ है, कि आप लोगों को भी पता है, राह ने बोला दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। ये मत सोच लेना कि तुम दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा ग्रुप है तो तुम आगे निकल जाओगे। कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन वो भी झेलेंगे, कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन तुम भी झेलोगे, दोनों ही झेलोगे। वो इसलिए क्योंकि कोई एक बुद्धिमान बन जाएगा, वहां पर भी बनते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो कहता होगा भाई मैं नहीं कर रहा तुम लोगों के साथ काम, मुझे सही नहीं लग रहा है, अचानक से हो सकता है बेचारे किसी की आत्मा जग जाए कि भाई ये जो तुम इनके साथ करने वाले हो या कर रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा है तुझे, गायब, गायब, गेम से ही बाहर, तेरी जगह कोई और आ जाएगी, चला गया। हमें इतनी इतनी बड़ी जनता है, इनमें से हमें मिल ही जाएगा कोई एक आध जो कि कहते हैं खुद की सेवा के रास्ते पे चलना चाहता है, पैसा दिखाना है, दौड़ाना है और कुछ नहीं। इतना आसान है ये गेम उनके लिए खेल, हमारे लिए इतनी मुश्किल है ये गेम को खेलना कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉफिट तो है नहीं, ना ही हम तुम्हारे किसी तरीके से मदद कर सकते कि भाई तुम्हारे क्या कहते हैं पैसे से मदद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर भी देंगे तो किस लेवल तक जाके थोड़ा बहुत कर दोगे भाई आपकी कैपेसिटी के अंदर जितना है आधा ही तो कर पाओगे, एट मैक्स चले भी गए तो आधा जिंदा रहने के लिए तो तुम अपने लिए भी रखना है। तो यहाँ तो तुम फंसोगे फिर से। लेकिन अगर तुमको सबको नॉलेज, अगर जैसे मैं ये वही बोलता हूँ, लॉ ऑफ वन सबके पास पहुंच गई, ऐसे एक बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो सोच के चलो, भाई लॉ ऑफ वन सर्विस टू सेल्फ वाले भी और सर्विस टू अदर्स वाले भी पूरे प्लानट पे चल रही है, तब भी मैं बताता हूँ तुम्हें एंड में 51% लोग इकट्ठे करने भाई साहब नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाओगे। लॉ जानने के बावजूद उनकी जो बचपन की चीजें उन्होंने सीखी है ना, वो आड़े आएंगी, बीच में आएंगी, जरूर आएंगी। क्योंकि मैं भी सेशंस देता हूँ, मैंने दिए भी हैं, आप लोग भी करते रहते हो, इवन गिनी मैम भी करते, भाई अपने बाइसेस आ ही जाते हैं उसके अंदर, ना चाह कर भी फिर उनको हटाना पड़ता है कि भाई मैंने गलती से अपनी जो है, जैसे मैंने भी अपने सेशंस दिए तो उनके बीच में मेरे बाइसेस आ गए, अपने बाइसेस हटाओ, लॉ जो कह रही है उसके ऊपर बात करो। लॉ में ये लिखा है, रा ने ये कहा है, उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन कौन है इस तरीके से दिया है, बस उतना बता दो, बाकी उनके छोड़ दो। आप किसी की मतलब, मैं मेरा पर्सनल मानना ये है कि भाई आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। हाँ, गेम वो भी खेलेगा, गेम मैं भी खेलूंगा, जिम्मेदारी तो होगी। कौन कितनी खेलेगा, किस तरीके से खेलेगा, अपना चीज। ये सुनने में ऐसा लगता है कि भाई अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं। खुदा ने खुद ही स्टेटमेंट दी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी अपनी। अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी है तो आप दूसरों को सेवा दो, आधी दो, आधा उसके ऊपर भी छोड़ोगे, भाई तू भी कर ले कुछ मेरे प्रभु, सारा कुछ मैं ही करके दूं, प्लेट में सजा के दूं सारी चीजें। इसलिए वो हमारे लिए ना, मतलब दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलते हैं ना यार, वो संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे एब्सोल्यूट बोलता हूँ ना, एब्सोल्यूट बैलेंस जो होता है वो वाकई में यही है, 51-49, यही है वो बैलेंस। आप 51 से ऊपर गए, हो सकता है डेंसिटी क्रॉस कर जाओ, नेक्स्ट डेंसिटी में चले जाओ, लेकिन 51-49 का कर दिया तो आप इंश्योर कर सकते हो कि हाँ मैं सिक्स डेंसिटी में जाने के लिए केपेबल हूँ। सिक्स बोल रहा हूँ मैं, बीच की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ में आपका हमेशा 51 का क्रॉस करके ऊपर ही रहेगा काउंट, या तो 60% ज्यादा कर दोगे दूसरों की सेवा, या 70 कर दोगे, ऐसे चलोगे। फिर उसके ऊपर जाओगे आप फिफ्थ डेंसिटी में, फिफ्थ डेंसिटी में आपका वो रेशियो हो जाएगा कम, ज्यादा नहीं होगा। मतलब मान लो 80% अगर आपने फोर्थ ज्यादा कर दिया लोगों के लिए और आप वो पहुंच गए फोर्थ डेंसिटी में, तो भाई साहब फिफ्थ डेंसिटी में वो रेशियो हो जाएगा कम, क्योंकि अब आपको
प्यार का समझ में आ गया कि भैया कितना करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज समझ में आ गई है। फिफ्थ डेंसिटी जाके प्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्रिएटर की। ये जो फील्ड है इनका यूज करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाते हो आप दिमाग के अंदर ही, जो मेरे को लॉ ऑफ से समझ। यानी कि आप हर चीज सीख रहे हो, अब आपको आ गया समझ में कि इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वहां पर प्रेम का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते आप। मतलब प्रेम की नॉलेज है आपको, आपको पता है उसके अंदर प्रेम बह रहा है, एक एक कण के अंदर प्रेम बह रहा है। वो जो क्या बोलते हैं उनको, तो इसके अंदर जो तरंगे बह रही हैं वो प्रेम की बह रही हैं। इस प्रेम का इस्तेमाल कैसे करना है? तो यानी आप लॉजिकल हो गए वहां पर। प्रेम में जब आप बह रहे हो आपका लॉजिक कम चल रहा है, आपका दिल ज्यादा चल रहा है। वहां जाके आपका लॉजिक यानी ब्रेन ज्यादा फंक्शन कर रहा है, दिल कम कर रहा है। तो वहां पे रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, और करते 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 एब्सोल्यूट जब बैलेंस आपका आ जाएगा 51-49 का, इंश्योर कर सकते हो आप कि हाँ मेरी जो नेक्स्ट डेंसिटी है वो मैं 6 अटेन करूँ। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ वन पढ़ने के बाद। इसके ऊपर आप लोग चाहो तो पूछ सकते हो। मुझे मैंने अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग बता मुझे कुछ बोलना था अमन जी। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि जो सर्विस टू, दी। जो अपने कैटलिस्ट लगा के आया है पिछले जन्म में, जिसको सर्विस टू अदर्स करना था पर यहाँ आके वो सर्विस टू सेल्फ कर रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है राने क्या दिया था? हिटलर। हिटलर के जो कैटलिस्ट थे ना वो अलग तरह के थे, लेकिन वो यहाँ पे कर कुछ और रहा था। आप देखना, इतना क्रूर इंसान हिटलर, उसने गैस चेम्बर्स बनाए, इतने सारे लोगों को मारा, उसके बाद भी उसकी नेगेटिव डेंसिटी में हार्वेस्ट नहीं हुई, उसकी हीलिंग हो रही थी। उसने रिपीट किया है थर्ड डेंसिटी दोबारा। सो उसका पोलराइज एक होना। रीजन है ना, उसका रीजन है कि वो पांच नहीं नहीं, मतलब प्रतिशत अपनी। हिटलर को वापस जन्म मिला या ये नेगेटिव पोलैरिटी में फोर्थ में गया? नहीं गया ना वो, फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में उसकी हार्वेस्ट नहीं हुई, तो उसको उसकी ओके। जब रा ने बताया तब उसकी हीलिंग हो रही थी, अब उसकी हीलिंग हो चुकी होगी और वो थर्ड डेंसिटी रिपीट कर रहा होगा। तो उसकी उसकी हार्वेस्ट नहीं हुई थी नेगेटिव, पर उसके साथ जो लोग थे हिमलर वगैरह, उनकी हार्वेस्ट हो गई थी। सो बेसिकली ये है कि आप नेगेटिव पोलराइज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और जैसे अभी पा ने बोला ना कि ये लोग जो है इतनी मेहनत क्यों करते हैं, कि जिस तरह से माइंड कंट्रोल टेक्निक से सब क्यों लाया है, दैट इज बिकॉज लेफ्ट हैंड पाथ जो है, सर्विस टू सेल्फ पाथ है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। उनको वो प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है जिन लोगों को उन्होंने चूज किया है। जैसे राने इनिशियल सेशंस में बताया था ना कि वो अपने क्राफ्ट्स में आते हैं, है ना, और फिर उसके बाद ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके सोच वाले हैं, फिर वो 3 स्टेजेस में उनकी इनिशिएशन होती है ना। तो वो जब वो लोग करते हैं तो वो एक एक बंदे को जो ढूंढा है और जिसने इनिशिएट किया है उसको प्रोटेक्ट भी वो वही लोग करते हैं, कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना इन्वेस्टमेंट इंसान पे किया है। तो उस वो अपना रास्ता ना भटके, वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे पाने बोला कि अगर वो भटक गया तो उसको एलिमिनेट भी वही करेंगे, कि इसकी जगह कोई और लेके आओ। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि एग्जैक्टली। और हाँ। हाँ हाँ, पा बोलो। गुड गुड। नहीं, हाँ। एग्जैक्टली पॉइंट बहुत सही बोला। हिटलर हिटलर को हिटलर बनाने वाले जो थे ना, उसका एलिमिनेशन भी उन्होंने किया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था यार जिस स्पीड से ये आगे निकल रहा है ना, उस स्पीड से तो ये हमको भी ओवर पावर कर देगा, क्योंकि ये जा रहा था उनके पीछे, लिटरली उनके पीछे जा रहा था। यार ऐसे तो ये पूरा प्लेनेट टेक ओवर कर लेगा, अगर इसने प्लेनेट टेक ओवर कर दिया तो यार ये गेम तो हमारी थी। इसलिए उसको एलिमिनेट करने का जो रीजन था ना वो ये था। अदरवाइज एक बात बताओ, जिस हिटलर को आर्म्स एंड एम्यूनेशन जिन कंपनीज ने दिए हैं, जिसकी फंडिंग उसकी उन्हीं कंपनीज ने की है, जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, सारा कुछ है, वो ही कंपनीज उसके अगेंस्ट हो गई थी बाद में जाकर। क्यों? क्योंकि वो उन कंपनीज को टेक ओवर करने, उनके ऊपर कब्जा करने जा रहा था। उनको समझ में आ गया था कि अच्छा, अच्छा यही तो है सर्विस टू सेल्फ वाला वो बात। अच्छा, मैंने बनाया, मेरा आदमी है, हमने तेरे लिए किया, तू मुझे बोलेगा आ जा तेरे को एलिमिनेट कर। ये थी उसकी पूरी story। भाई यहाँ पे मैं कुछ लेकिन हिमलर रिफ्लेक्शन और रखना चाहूँ स्पेस हो हिमलर तो। लेकिन हिमलर हाँ वाला जो एग्जांपल दिया वो बहुत सही था। भाई, हिमलर, ये इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से हिमलर मिली का, आपको? क्योंकि राणे तो नहीं दी ये इन्फॉर्मेशन। अरे राणे नहीं, ये बोला था कि नहीं ये बिकॉज हिटलर कंफ्यूज इसमें हो नहीं गया है, था इसलिए उसने इसमें अपने आप को मार नहीं दिया। नहीं, उससे कंफ्यूज तो वो हो गया था, कंफ्यूज वो इसलिए हो गया था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था एंड में कि यार ये अभी तो मेरे साथ थे, मैं इनको टेक ओवर करने की कोशिश करता, मैं वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कहते हैं ना बाईपास करके, इनको बाईपास करके आगे निकल जाए। वो बाईपासिंग इन्होंने पकड़ ली। ओके। इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, कह रहा भाई यार मैं करते 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 अभी कर लेता इसको, इन द मीन वाइल इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। अदरवाइज हिटलर को पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना। वो
भाई वो बहुत बड़ा चैंपियन आदमी था, बहुत बड़ा चैंपियन। कम नहीं था वो भी किसी से, लेकिन हिमलर, अब यहाँ पर हिमलर की और उसकी हार्वेस्ट क्यों हुई? हिमलर की और उसकी हार्वेस्ट इसलिए हो गई भाई, वो बिल्कुल पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे केवल एक आदमी को, हिटलर को। उन्हें हिटलर बता के दौड़ना चलेगा कि भाई हमें पूरी वर्ल्ड टेक ओवर करना है या ऐसे करना है। स्ट्रैटेजी वो बना के देता था इनको कि भाई तुम्हें ये काम करना है, क्योंकि खुद की सेवा का रास्ता ये कहता है कि आप सारी जानकारी नीचे वाले को नहीं दोगे, आप डिक्टेट करोगे उसके ऊपर। आप उसे बताओगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हिमलर और वो अपने पाथ पर डेडिकेटेड थे, और उन्होंने जो ऑर्डर मिले उन्होंने वो किया। और जब उन्होंने किया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा। इस वजह से वो आपके आगे निकल गए और हिटलर नहीं पाया। ओके, ईशान कुछ बोलना चाहता है। हाँ ईशान। मैं यहाँ पे ये भी कहने वाला था, वैसे 8 मिनट होने वाले हैं, 4-6 मिनट में मेरे को निकलना होगा। तो मैं अपना जो एक थॉट्स कुछ बोलना चाहूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो ये है कि भाई कन्वर्सेशन सबके लिए देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही होगी। एंड यहाँ पे जो मैं तो 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक तो ये कि देखो सबसे पहले कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो चीजें हैं, लॉ ऑफ, कभी भी आप एलएल रिसर्च की चैनलिंग सुनोगे तो सबसे पहले एक पॉइंट बोला जाता है कि अपनी डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नजरिया है, एंड आपका रास्ता अपना है, एंड आप उस रास्ते पे ये इन सब अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर है। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से कि इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर हमेशा रखें, कि डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करें किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को लेके आपसे रेजोनेट हो रही है उसे अप्लाई करें, नहीं हो रही तो उसे जाने दें। एंड आंखें बींद के चीजों को भेड़ चाल में ना चलें, क्योंकि डिसर्नमेंट ही एक इकलौता रास्ता है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे पोलराइजेशन के रास्ते पे। वरना आप आंखें बींद के सिर्फ बातें सुनोगे, सब बातें डायरेक्ट मान लोगे एंड फिर बस चलते जाओगे, तो वो एक सिंपल ऑफ इंडिफरेंस आ जाता है, उसमें पोलराइजेशन नहीं होती। एंड दूसरी चीज इसमें यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं इमेजिन करूँ यहाँ पे अभी राव होते, एंड राव, अब हम सब डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम राव से सवाल करते, तो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ राव वो बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो हम आपके सवाल का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन हमारे नजरिए से ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी नहीं है ये चीजें। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए चीजें जरूरी हैं वो ये कि आपका जो चीजें एक्शंस हैं, यहाँ पे सारे एक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीजें नेगेटिव पोलैरिटी वाले जितने साजिशें चल रहे हैं, रंजिशें चल रहे हैं, आपका अंदर से मल्टीवर्स से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सबके माइंड जोड़ रहे हैं मेटावर्स में, एंड जो भी जिस प्रकार की आपके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, एम के अल्ट्रा ब्लू बीम प्रोजेक्ट एक्टिवेशन, जो मर्जी मान लो, एक्शंस मैटर नहीं करते। जो मैटर करता है आपकी इंटेंशनैलिटी मैटर करती है, एंड इंटेंशनैलिटी का मतलब है आपका टाइम स्पेस, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के बीच के अंदर का बैलेंस, एंड आपका इसकी तरफ झुकाव कि आपकी पोलैरिटी क्या है, एंड फिर उस पोलैरिटी की तरफ पोलराइजेशन। सिर्फ और सिर्फ ये चीज मैटर करती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, एंड बाकी सब चीजें इल्यूजन है। अगले जन्म में आप किसी दूसरे यूनिवर्स में पैदा होगे, ये चीजें कुछ मैटर नहीं करेगी, वहां पे सब एकदम अलग होगा। एंड फिर वहां पे भी आप अगर इन्हीं चीजों में उलझने लग जाओगे तो आप तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वहां पे भी छोड़ दोगे, कि अगर दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गए, उधर अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, उधर फिर दिमाग आप अपना खपाओगे, एंड फिर उधर भी आपका एनर्जी वेस्ट है। आप तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो कर ही नहीं, कैटलिस्ट तो प्रोसेस कर ही नहीं, आपने अपना पोलराइजेशन तो कर ही नहीं। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि जो अपना एक ओरिएंटेशन है स्पिरिचुअल झुकाव का अपना, वो एक उसी चीज पे बनाना चाहिए। एंड जो कमन जी का एक इनिशियल क्वेश्चन था, वो मैं अगर मैं एड्रेस करूँ इस चीज को, कि अमन जी ने बोला था कि जो मेटावर्स वाले होते हैं कि आके भैया किसी को भी वो कर दें अपना फिफ्थ डेंसिटी वाले, तो यहाँ पे ये बात आती है, ये सब जो रणनीति षड्यंत्र, ये जो सब जो जो पंगे हैं, ये फिफ्थ डेंसिटी तक के हैं, एंड ये फिफ्थ डेंसिटी के मेरे को बच्चे लगते हैं, फोर्थ और फिफ्थ डेंसिटी के, थर्ड डेंसिटी के जो इस चीजों में फंसे हुए हैं, बहुत बचकानी चीजें हैं। एंड तभी एक जो अपना रियलिटी है कि यहाँ पे अपना जन्म जो अपना रीसेट हो जाता है, सब चीजें हम भूल जाते हैं, एंड फिर वो नया स्टार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुद्धू होते हैं, एंड मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति समर्पित कर देते हैं, दूसरों के जाल में फंस जाते हैं, कठपुतली बन जाते हैं, एंड फिर वो एक कार्मिक बॉन्ड को अनकॉन्शियसली निभाते रहते हैं, एंड वो बन जाते हैं उनकी सोल एनर्जी को हार्वेस्ट, उनकी सोल एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं नेगेटिव वाले। एक पॉजिटिव हार्वेस्टेशन नहीं होती कि ये क्रिएटर के रचयिता के रास्ते पे हार्वेस्ट हो रहा है, बल्कि नेगेटिव वाले हार्वेस्ट करते हैं उनकी सोल एनर्जी को अपने फायदे के लिए। तो इन चीजों में ना ही फंसा जाए, क्योंकि हम जितना हम एक्सटीरियर रियलिटी पे फोकस करेंगे, हम उतना ही इस रैबिट होल के अंदर जाते जाएंगे, इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नेगेटिव पोलैरिटी के रास्ते के अंदर। नेगेटिव पोलैरिटी का रास्ता समझना बहुत जरूरी है, एंड जो पाई एंटीक्रेसीज देते हैं इनको मैं बोला जाए कि अगर हम इस नजरिए से समझें कि भैया नेगेटिव पोलैरिटी किस तरीके से काम करता है, एंड फिर हम इसके रिगार्डिंग अपना
बैलेंस कैसे बना सकते हैं, इनके खिलाफ हम डिफेंस कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस हद तक हम एक लेवल पे जाएं कि अपने अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करें, कि सेपरेशन का माइंडसेट बनाएं कि यार सर्विस टू सेल्फ वाले तो बहुत ही खराब है। तो ये भी हम फिर उस बचकाने फोर्थ और फिफ्थ डेंसिटी वाले सर्विस टू अदर्स वाले पाथ पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना। हमें सिक्स डेंसिटी वाले सर्विस टू अदर्स वाले पाथ में चलना है, जहां पे पोलैरिटी रिकंसाइल होती है सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स के रिलेशन में। एंड वो वहां पे कोई आपका डिस्टॉर्शन नहीं होती, वहां पे आपका कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं होता, वहां पे आपका फिफ्थ डेंसिटी वाले अटैक करने ही नहीं आ सकते। वहां पे सर्विस टू अदर्स की प्रोटेक्शन ही इतनी स्ट्रांग होती है, आपका इंटरनल एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग होती है, आपकी ऑरा के आसपास ही नहीं भटकेगा। अगर मैं बोलूं कि आप अगर लॉ लॉ ऑफ वन फॉलो कर रहे हो आजकल के टाइम पे, एंड आपका बैलेंस इंटरनल बढ़िया है, कोई आपका साइकिक ग्रीटिंग नहीं आ सकती, कोई आपके साथ चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड आप अपने सेवा के पाथ पे इस रास्ते पे जाओगे कि आपका साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो ये चीज यहाँ पे आप जानकारी रखो, कॉन्शियस सब चीजों के बारे में हो, लेकिन अपने अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करना, इन चीजें जो कि नेगेटिव चलती हैं बाहर, न्यूज जो नेगेटिव चलती है आपकी वाइब्रेशन डाउन करती है उससे, वो काफी गलत चीज है। तो यही रीजन है, मेरे एक दोस्त से बात हुई थी जो कि आपका यूएस यूएस के ग्रुप में है, एंड उसका नाम है आपका एंडी एंड्री, एंड वो यूक्रेनियन है। एंड वो उसको अपने पास्ट लाइफ की सारी ये अपने एक्सपीरियंसेस याद हैं, सारे एक्सपीरियंसेस याद हैं। एंड जो अभी यहाँ पे पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे अमन जी ने भी बोला था कि यार वो तो वश में कर लिया, कि भैया बाबा के वश में आ गए, कि एकदम कि भैया जिंदगी समर्पित कर दी। एंड्री ने अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताया था मेरे को कि वो एक एक टाइम पे एक रोबोट की बॉडी में था, ऐसे ऐसे नेगेटिव डेंसिटी के प्लैनेट्स हैं वहां पे, आपकी आत्मा निकाल के रोबोट में डाल देते हैं, और आपका वो रोबोट अनंतता तक के लिए आपका उसमें फंसा है, पिंजरे में अनंतता के लिए गुलाम है। वो बोल रहा था मैं अरबों सालों तक, लाखों सालों तक, मिलियन सालों तक मैं वहां पे फंसा हुआ हूँ उस रोबोट के शरीर में, एंड मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा के लिए मैं एक तो यहाँ पे करना चाहता हूँ, एंड मैं उससे निकल के जो उन रोबोट हैं जो कि फंसे हुए उन शरीरों पे, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उसकी यही दिली तमन्ना थी कि मैं बस उनको मैं निकाल सकूं कि वो कैसे फंस रखे हैं। मतलब ये अलग अलग जन्मों के सदमे होते हैं, बट जो ट्रू है। बस अब यहाँ पे अगर हमने अपने अंदर इंटरनल बैलेंस बना लिया कि भैया हम अब लॉ ऑफ वन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक होती है। प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक, रचयिता हमें बचा रहा है। अब रचयिता के आगे कोई है क्या? कोई नेगेटिव एंटिटी रचयिता के आगे? एक अनंत रचयिता के आगे? अब एक अनंत रचयिता सबका बाप है उसके आगे कोई कुछ नहीं है। तो उसकी अगर सेवा कराए तो भैया कोई कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। तो कोई हमको कोई साइकिक ग्रीटिंग नहीं है, कोई नेगेटिव ग्रीटिंग नहीं है, एंड रचयिता अपने आप को खुद उजागर करेगा उस रास्ते पे। एंड उसमें आनंद भी मिलेगा, उसमें प्रोटेक्शन भी होगी, एंड उसमें आपका जो मकसद है, जो रियलिटी जिस वजह से रचयिता ने बनाई है अपने लिए, वो भी पूरा होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली बहुत एब्सोल्युटली अच्छा, बहुत एब्सोल्युटली अच्छा। करेक्ट। थैंक यू। तो बैलेंस, वही बैलेंस वो, हाँ मैंने अपने पता है क्या था उस बात का, शायद वो ढंग से वो पता नहीं, शायद मैं तो वो बोल नहीं पाया कि चलो वो कुछ भी करे, तुमने क्या चुना है, तुमने जो चुना है तुम उसके ऊपर फोकस कर लो, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ यार, अपना अपना फोकस, अगर हमने ये चुना हुआ है तो हम इसी को ही करते हैं। रही बात कॉन्फिडरेशन और क्रिएटर की, भाई वो तो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम जो ढूंढोगे वही मिल जाएगा, जो ढूंढोगे वही मिल जाएगा। और ब्यूटी लॉ ऑफ वन की और इसकी जो हम लोग ये कर रहे हैं, इन सब चीजों की जो ब्यूटी है ना, वो यही है, जो ढूंढोगे वो मिल जाएगा। खैर आई थिंक उसको भी जाना था, और आज का सेशन काफी लंबा हो गया। हाँ। और कोई सवाल हो, कोई छोटा कोई तो ले सकते हैं। Any small जी, query, my brothers and sisters? मेरा तो, मेरी तो बात ही भाषण की तरह निकलती है भाई, इनको कंट्रोल करनी पड़ेगी। पा आपका ना आवाज बहुत टूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। फिर आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। तो की वजह से हो रहा होगा। और कोई छोटी क्वेरी है क्या किसी की? फटाफट फिर हम क्लोज करते हैं, या किसी को कुछ बोलना है? हम थोड़े लेट में ज्वाइन हुए थे, शुरुआत किस टॉपिक पे हुआ था ये हमको पता नहीं है, बता रिकॉर्डिंग सकते है, हैं? रिकॉर्डिंग है अभिषेक, मैं अच्छा, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
एनीवन एल्स? ठीक है एवरीवन, क्लोज करते हैं कॉल। किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो लेट्स क्लोज। ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लव एवरीवन। एंड लाइट। थैंक यू, थैंक यू।